गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म होता है, कैसे कैसे नेस्तनाबूद होता है, फना होता है, समाप्त होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है ये बताया गया है आपको। सबसे पहले तो बाय परफॉर्मेंस, हर पार्टी अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं पर राइट्स जीवित होते हैं। तीसरी चीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ चीजें देख चुके हैं। नोवेशन, जिसमें पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपने आप यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ऑल्टरेशन, टर्म्स चेंज कर दिए तो न्यू टर्म्स के हिसाब से पूरा करना है, पुरानी टर्म्स खत्म हो गई। रेमिशन, रेमिशन का मतलब है एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी ऑलरेडी देखा। रिसेशन, जब पार्टीज आपस में एग्री करके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है, रिसेशन। वेवर, वेवर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेमिशन, जब पूरा का पूरा अमाउंट हम छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेवर। इट इज लाइक अबेंडनमेंट ऑफ राइट, अबेंडनमेंट यानी पूरा छोड़ देना, ठीक है। मर्जर, मर्जर में क्या होता है, जब एक सुपीरियर राइट और इंफीरियर राइट्स एक ही व्यक्ति को मिल जाते हैं तो इंफीरियर राइट्स खत्म हो जाते हैं, दे वैनिश इनटू द सुपीरियर राइट्स। जैसे कि मैं कहीं पे किराए से रहता था, अब मैं वो जगह का मालिक बन गया, मैंने खरीद लिया वो जगह। तो ऐसे केसेस में पहले मेरे को सिर्फ पोजीशन का अधिकार था, अब मेरी ओनरशिप हो गई, तो पोजीशन ऑटोमेटिकली मर्जेस इनटू द ओनरशिप। दिस इज कॉल्ड एज मर्जर। फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भी खत्म हो सकता है। कैसे कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो पहली चीज है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है, इसी को प्रेजेंट ब्रीच भी बोलते हैं, जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, जब परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस दिन अगर ब्रीच हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब है अंदाज है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे मिस्टर बी है, मिस्टर बी एस को बोलते हैं कि मैं 1000 केजीज ऑफ शुगर तुमको बेचूंगा। अब यहाँ पे शुगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 तारीख को, परफॉर्म करना है 30 तारीख को, 30th को। 5 तारीख को 50 रुपए का भाव है और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है 1000 किलो ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। तो 50 रुपए के भाव से 1000 किलो शक्कर के बेचने वाले हैं। अब यहाँ पे 50 रुपए का भाव है, 15 तारीख को अगर ब्रीच होता है, 15 तारीख को आके बी बता देता है कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। वो खुद आके इन्फॉर्म कर रहा है या डिसेबल कर रहा है खुद को, वो परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसे केस में इट इज कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। वहीं अगर 30 तारीख को ब्रीच होता है, 30 तारीख को, तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच या प्रेजेंट ब्रीच। जाहिर सी बात है, अगर एक्चुअल ब्रीच होगा तो एक्चुअल ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करके जो भी डैमेजेस आएंगे, डैमेजेस कैसे निकाले जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पे 15 रुपए, 15 रुपए के हिसाब से डैमेजेस यहाँ पे निकाले जाएंगे। 15 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी आता है 15,000 का डैमेजेस। 15,000 रुपए यहाँ पे डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं अगर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, 15 तारीख को उसने बता दिया, यानी बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, व्हेन द परफॉर्मेंस वाज ड्यू, उसके पहले ही उसने आके बता दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे केसेस में दो चीज हो सकती है। या तो एस यहाँ पे कंसिडर करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, खत्म हो गया, और ये कैंसिल कर देगा। कैंसिल करके डैमेजेस रिकवर कर सकता है। 55 रुपए के भाव अगर हो गया है अभी, तो जो चीज 50 रुपए में मिलने वाली थी वो चीज अब 55 रुपए में मिल रही है, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, तो ये 5,000 रुपए का डैमेजेस रिकवर किया जा सकता है। वहीं पे समझो अगर वो रुकने को तैयार है, अगर ऐसे बोलता है कि ठीक है एक काम करते हैं ना, अपन रुक जाते हैं, अभी से क्यों अपन कैंसिल कर रहे हैं इसको, अपन रुक जाते हैं। वो अगर रुकने को तैयार है, अब वो रुकने को तैयार रहता है तो फिर तीन चीज होती है, या तो परफॉर्म हो जाएगा, वो रुकने को तैयार था, उसने बोला कि एक काम करो, अभी तो टाइम है ना, आज तो 15 तारीख हुई, 30 तारीख को परफॉर्म करना है, तो 30 तारीख तक रुक जाओ। 30 तारीख जब आती है तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है, तो कोई ब्रीच नहीं हुआ, कोई डैमेजेस नहीं हुए। फिर 30 तारीख के पहले ही
20 तारीख को ऐसा भी हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल कैसे क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि समझो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग ऑफ शुगर नहीं कर सकता। सो जैसे ही बैन लगा दिया, अब ये इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया। अब ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सवाल यह आएगा, क्या यहाँ पे फिर क्लेम किया जा सकता है डैमेजेस वगैरह? द आंसर इज नो। अगर इम्पॉसिबल हो गया तो कोई डैमेजेस नहीं लिए जा सकते। फिर तीसरी चीज हो सकती है, फिर से ब्रीच हो गया। 30 तारीख आई और 30 तारीख को फिर से ब्रीच हो गया। अगर फिर से ब्रीच हो जाता है तो फिर यहाँ पे डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं। और डैमेजेस किस हिसाब से होंगे? वही डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, और उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 15,000 रुपए का डैमेजेस दिया जाएगा। ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ का मार्केट प्राइस उठाना है। यहाँ का मार्केट प्राइस कोई काम का नहीं। एक्चुअल ब्रीच हो रहा है जब रुकने को तैयार है और यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, तो ये तो हमेशा यही बोलेगा कि भाई यहाँ का डेट देखो, मैंने तो इस तारीख को बता दिया था। बट यहाँ का डेट आपको नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ की डेट, यहाँ का जो प्राइस है। तो यहाँ का प्राइस आपको देखना है। क्यों? क्योंकि जब वो रुकने को तैयार है तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स लाइव एंड ऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कल चल के हो सकता है बी का नुकसान हो जाए, कल चल के हो सकता है एस का नुकसान हो जाए। सो कुछ भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी वगैरह। फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में कैसे डिस्चार्ज होगा? डेथ के केस में। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये डेथ के केस में डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर पर्सनल नेचर के नहीं है तो खत्म नहीं होते, वो डिवॉल्व होते हैं इनटू द लीगल हेयर्स। फिर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में भी खत्म हो जाते हैं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। मर्जर, मर्जर में एक्चुअली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सुपीरियर राइट्स में इंफीरियर राइट्स खत्म हो गए। जैसे मैं किराएदार था, मैं मकान मालिक बन गया, तो यहाँ पे मेरे को एक सुपीरियर राइट्स मिल गए, तो सुपीरियर राइट्स में अपने आप मर्ज हो गए इंफीरियर राइट्स। लैप्स ऑफ टाइम, वक्त बीत गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जो वक्त दिया था, जैसे खास तौर पे अगर एक मनी डेट रिकवर करना था तो 3 साल का टाइम होता है, 3 साल निकल गया, अब आप रिकवरी नहीं कर सकते। अनऑथोराइज मटेरियल ऑल्टरेशन, कोई बदलाव किया गया है। मटेरियल ऑल्टरेशन, मटेरियल का मतलब है जिससे फर्क पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, और ऑल्टरेशन यानी बदलाव। एक अनऑथोराइज मटेरियल ऑल्टरेशन हुआ है, जैसे पार्टनरशिप डीड थी, पार्टनरशिप डीड में 3 जन पार्टनर थे, कैटरीना, दीपिका और शशांक। हम लोगों का पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, समझो इक्वल, सबका इक्वल रेशियो था, तो 33 33 33। अब मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों को पूछे बिना मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने ये इन लोग का रेशियो कम कर दिया, 25%, 25% और मेरा 50%। इन लोग को पूछा नहीं, मैंने काटा और वहां पे चेंज कर दिया पूरा रेशियो। जैसे ही मैंने रेशियो किया, ये हो गया अनऑथोराइज क्योंकि बिना पूछे किया। ये हो गया मटेरियल, इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इससे सीधा सीधा इनका रेशियो कम हो गया और मेरा रेशियो बढ़ गया। और ये हो गया ऑल्टरेशन। जैसे ये होगा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज हो सकता है। इम्पॉसिबिलिटी दो प्रकार से हो सकती है, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी एंड पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। प्री कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले से ही हमको पता था कि ये इम्पॉसिबल है और इसको हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। और पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल यानी पहले ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक बन चुका था, बट बाद में ये वॉइड हो गया। ठीक है, तो बाद में एक इम्पॉसिबल घटना हो गई। फिर अगर प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है तो उसमें भी 3 प्रकार की चीज हो सकती है। पार्टीज को पता था, जैसे चांद तारे तोड़ने का वादा, तो यहाँ पे कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता, कोई डैमेजेस नहीं होते। दूसरा, पार्टीज को नहीं पता था, तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन होता है बट डैमेजेस नहीं होते। तीसरा, प्रॉमिसर को पता था, एक पार्टी को पता था, तो यहाँ रेस्टिट्यूशन भी होता है और डैमेजेस भी होते हैं। फिर पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, ये एक्चुअली हमारा टॉपिक है। इसी का दूसरा नाम है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इसी का तीसरा नाम है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसी का चौथा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये सब चीजें एक ही चीज का नाम है। सो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड था बट अब ये इम्पॉसिबल हो गया और इसीलिए ये खत्म हो गया। सो ये कब कब हो सकता है, इसके भी अलग अलग पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात करते हैं प्री कॉन्ट्रेक्चुअल तो ये वॉइड एग्रीमेंट था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड इन द
बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर, बाद में ये वॉइड हो गया, और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जब हम बात कर रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो कैसे क्या ये वॉइड हो सकता है? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे लासा के डेथ के टाइम, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट कर चुके थे, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कल मैं परफॉर्म करने वाला था, कल मैं आपको लासा लाके देने वाला था, बट इस बीच लासा की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट परफॉर्म करने के पहले लासा की डेथ हो गई, तो ऐसे केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो चीज खरीदने बेचने की बात हो रही थी वही चीज डिस्ट्रॉय हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। दूसरा, चेंज ऑफ लॉ, कानून बदल गया। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किए तब इट वॉज पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता था परफॉर्म, लेकिन बाद में कानून बदल गया। जैसे लिकर ट्रेडिंग, मैं लिकर ट्रेडिंग का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता था, बट सब्सिक्वेंटली कानून बदल गया और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी लिकर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो जैसे ही बैन लगा दिया, इट बिकम्स वॉइड। सो चेंज ऑफ लॉ, कानून के बदल जाने से कानून बदल गया और चीज इलीगल हो गई। फेलियर ऑफ प्री कंडीशंस, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जहां पे हमने कोई पर्टिकुलर कंडीशंस देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट बाद में वो कंडीशन खराब हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। जैसे कि समझो, एक एग्जांपल है, एक्चुअल केस है, जिसमें किंग एडवर्ड 7 जो है उनका राज तिलक होने वाला था, और वो राज तिलक देखने के लिए एक व्यक्ति एक होटल में रूम बुक करता है। रूम बुक करते टाइम वो पूछता है कि कहाँ से राज तिलक दिखेगा, भले ये चीज कहीं लिखी नहीं होती कि भाई राज तिलक देखने के लिए वो रूम बुक कर रहा है, बट ये दोनों पार्टी को पता होता है कि उसको राज तिलक देखना है। वो रूम बुक कर लेता है, राज तिलक होने वाला था, लेकिन राज तिलक के पहले किंग एडवर्ड की तबीयत खराब हो जाती है और राज तिलक को कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह आया कि क्या यहाँ पे अभी भी रूम बुक करना पड़ेगा, क्या उसको रूम का किराया देना पड़ेगा? यहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो वैसे तो पॉसिबल है, यहाँ तो परफॉर्म किया जा सकता है, रूम तो अभी भी वो बुक कर सकता है, तो इट इज स्टिल फिजिकली और लीगली पॉसिबल टू परफॉर्म। लेकिन कोर्ट ने बोला यहाँ पे ये इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा, क्योंकि जो मेन प्री कंडीशन थी, जो मेन चीज थी जिसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट आधारित था, वो चीज ही बदल चुकी है, और अगर वो चीज बदल चुकी है तो यहाँ पे अब उस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करके कोई मतलब ही नहीं बचता, और इसीलिए यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सो कोर्ट ने बोला यहाँ पे अगर प्री कंडीशन बदल जाती है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आधारित था, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड ऑटोमेटिकली, भले यहाँ पे फिजिकली इट इज पॉसिबल, लीगली इट इज पॉसिबल, बट इसमें कोई मतलब ही नहीं बचता अब। तो ऐसे केसेस में हम इसको इम्पॉसिबल मान लेंगे और इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पर्सनल सर्विसेज, ये भी आपको पता है। एंड आउटब्रेक ऑफ वॉर, अगर जंग छिड़ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाते हैं। तो जब तक के जंग है तब तक के वो बंद रहेगा, और फिर जब जंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। फ्रस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है, वही सब चीजें, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर लासा का एग्जांपल, चेंज ऑफ लॉ लिकर ट्रेडिंग, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन किंग एडवर्ड, डेथ और इनकैपेसिटी, एंड आउटब्रेक ऑफ वॉर। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कब कब हम इम्पॉसिबल नहीं मानेंगे, तो इन केसेस में इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती। पहला केस है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, सिर्फ मुश्किल हो गया इसीलिए आप बोल रहे हैं कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। एक कंपनी थी जापान की जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था यूके की कंपनी से। सो जापान की कंपनी थी साकिरो ग्लो एंड कंपनी, और यूके की कंपनी थी नोबल थॉरी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी गुड्स जाते हैं, ये कहां से जाते हैं? तो ये स्विस कैनाल से जाते हैं, एक स्विस कैनाल है, वहां से सब गुड्स का ट्रेडिंग होती है। तो ईस्ट टू वेस्ट जब गुड्स जाते हैं तो स्विस कैनाल से जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, झगड़ा चल गया दोनों देशों के बीच में, ये दो देशों के बीच में जंग छिड़ गई, और इसीलिए ये जो स्विस कैनाल था ये बंद कर दिया गया। अब ये जो साकिरो ग्लो एंड कंपनी बोलती है, ये बोलती है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल हो गया, अब ये हम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रूट था वो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे नोबल थ्योरी का बोलना था कि ये रूट क्लोज हुआ तो क्या हो गया, तुम दूसरे रास्ते से परफॉर्म करो, भले ये लंबा पड़ेगा, बट ऐसा कहीं लिखा तो था नहीं कि तुम स्विस कैनाल से ही परफॉर्म करोगे, तो तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला कि यस, अगर देयर वाज नो स्पेसिफिक कंडीशन और दूसरे रूट्स अवेलेबल हैं, तो फिर आप परफॉर्म करेंगे, आप इसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते। इट हैज ओनली बिकम डिफिकल्ट टू परफॉर्म, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा।
हाँ, अगर एक ही रूट होता और वो बंद हो जाता तो बात और होती। अगर एक ही रूट होता और वही बंद हो जाता तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल। फिर एक बात बता दूं, यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया है आपके बुक में। आप देखोगे जो सजेस्टेड आंसर है उसमें इंस्टीट्यूट ने बोला है अगर एक रूट दिया है तो भी ये इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा, बट वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसमें साकिरोग्लू कंपनी वर्सेस नोबल थ्योरी में, उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने बोला था कि अगर एक ही रास्ता है और वहां से गुड्स जाने वाले थे तो फिर बात और है, फिर हम बोलेंगे इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई बात नहीं हुई थी या दूसरे रास्ते हैं तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे केसेस में, आप सही आंसर लिखो पहले तो, फिर उसके बाद आप नोट में लिख दो लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये आंसर था। ठीक है, तो आपने अपना भी पॉइंट लिख दिया जो सही था और जो गलत आंसर दिया था वो भी आपने बता दिया। दैट मीन्स आपने पूरी चीज पढ़े थे, आपको सब चीज पता थी। ठीक है, फिर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि अब तो हमारा नुकसान हो जाएगा इसमें, तो इसीलिए हम परफॉर्म नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट अ ग्राउंड फॉर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। आप उसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। सो सिर्फ इसलिए कि अब नुकसान पड़ेगा हमको, महंगी हो गई ये चीज, तो ऐसे केस में आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप बड़े कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि 5 साल 6 साल के चल रहे थे, 6 साल में आपको एक पुल बनाना था। अब वहां पे आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि सीमेंट के भाव बढ़ जाएं, हो सकता है लेबर के भाव बढ़ जाएं। ये चीजें आपने ध्यान में रखना चाहिए। बाद में आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो इतना महंगा हो गया, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं रहा परफॉर्म करना, क्योंकि अब कमर्शियली इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति इतने सस्ते में थोड़ी परफॉर्म करेगा। तो अब ये नहीं बोल सकते आप। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उस टाइम ही आपने ध्यान में रखना था कि आगे चल के भाव बढ़ सकते हैं। आपने अगर ध्यान में नहीं रखा तो ये आपकी गलती है। सो यहाँ पे आप परफॉर्म करने से बच नहीं सकते सिर्फ ये बोल के कि अब तो हमको नुकसान हो जाएगा परफॉर्म करने में। फिर स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड राइट्स, ऐसे केसेस में भी अगर आपकी फैक्ट्री में दंगे फसाद हो गए हैं, राइट्स हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच। और अगर आप अपने परफॉर्मेंस अपने प्रीमाइसेस से परफॉर्म नहीं कर सकते तो कोई दूसरे प्रीमाइसेस से परफॉर्म करो, लेकिन आप इसके बेसिस पे अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट्स को। उसी प्रकार से फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे थे हमने और उसमें से एक ऑब्जेक्ट अगर फेल हो जाता है तो यू कैन नॉट से दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। जैसे हम आपकी पिकनिक लेके जाने वाले थे, आपको बताया गया था क्या क्या होगा, पूरा वर्ल्ड टूर रहेगा, बंजी जंपिंग होगा, स्कूबा डाइविंग होगा, स्काई डाइविंग होगा, सब चीज करेंगे अपन। फिर वो बैल के आगे भागने वाला फेस्टिवल होगा, फिर अपन टॉमिटिना फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे, ये सब आपको बताया था। आप बड़े एक्साइटेड थे, सब लोगों ने 25-25 लाख रुपए लाके जमा कर दिया। अब जो सरकार है वहां की सरकार ने मना कर दिया, बोले बैल के आगे भागने वाला गेम जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बैल के आगे अगर हम भाग रहे हैं तो बैल वो नहीं, बैल हम हैं। तो कोर्ट ने वहां पे मना कर दिया, वहां की सरकार ने बैन लगा दिया। अब एक बच्चा आता है, वो बोलता है सर मेरे पैसे वापस कर दो, मैं बस बैल के पीछे बैल के आगे भागने जा रहा था। अब उसको समझा रहा हूं मैं, अरे भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। वो बोला नहीं नहीं मेरे को बस बैल के आगे ही भागना था। अब यहाँ पे क्या ये इम्पॉसिबल माना जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट फेल होता है दैट डज नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। ये अभी भी पॉसिबल है। और अगर अब कोई मुकर जाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसा है। तो फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहा होगा और वही फेल हो जाता है तो फिर बात और है। ठीक है, जैसा किंग एडवर्ड वाले केस में हुआ था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वही चीज है, यानी जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है उसी को दूसरा नाम दिया गया है कोर्ट के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इंग्लिश केसेस में पहले ये नाम दिया गया था, बाद में भारत का जो पहला केस था सत्यभ्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगूर, उसमें बताया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कम्स इनटू प्ले जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कोई अनटोवर्ड इवेंट हो जाता है जिसके कारण अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, निराश हो गया, अपसेट हो गया, और अब वो परफॉर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकली या लीगली अभी भी ये परफॉर्म किया जा सकता है, बट अगर वो परफॉर्म करके कोई मतलब ही नहीं बचता, कोई मतलब ही नहीं है, खत्म हो गया, इसकी मेन ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, तो हम मान लेंगे द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिर आखिरी टॉपिक अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई व्यक्ति तोड़ देगा तो क्या क्या उपाय होते हैं, क्या क्या किया जा सकता है।
पहली चीज है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने से अपने आप खत्म नहीं होता, उसको खत्म करना पड़ता है। तो उसको खत्म किया जा सकता है बाय कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज है सूट फॉर डैमेजेस, आप केस फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेजेस होते हैं मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस की बात करते हैं, डैमेजेस जो रहेंगे वो हमेशा कंपेंसेटरी नेचर के होंगे। जैसे कि ए ने बी को वादा किया था कि मैं तुमको कार बेचूंगा, बी ने बोला था मैं पैसे दूंगा। कार बेचने के बाद समझो 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी। अगर ए को वो बेचना पड़ता है अब सी को, क्योंकि बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और ए इसको सी को बेचता है, और ये बेचता है समझो 80,000 में, तो 20,000 का लॉस हुआ, यहां डैमेजेस लिए जाएंगे। लेकिन अगर समझो उसने सी को बेचा 1 लाख में ही या 1 लाख के ऊपर, तो ऐसे केस में क्या नुकसान हुआ? द आंसर इज नो। और इसीलिए यहां डैमेजेस नहीं होंगे। तो डैमेजेस कब होंगे? जब नुकसान होगा। अगर 1 लाख के बदले आपको सिर्फ 80,000 मिले, यानी आपको नुकसान हो गया, तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे कारण नुकसान हुआ, मुझे तुम्हारे से पैसा चाहिए, डैमेजेस चाहिए, कॉम्पेंसेशन चाहिए। सेक्शन 73 के हिसाब से कॉम्पेंसेशन कब रिकवर किया जा सकता है, कौन कौन से केस में? सो सेक्शन 73 बोलता है डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं ओनली फॉर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच और द थिंग्स विच वर एग्रीड, पहले से पता था, नोन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, जो चीजें पता थी उनके लिए। इसके पीछे एक केस था, बहुत बड़ा केस था, बहुत खास केस था, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। तो हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल में क्या हुआ था? हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल में एक व्यक्ति होता है, वो फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री का ओनर होता है। फैक्ट्री में उसके पास चक्की होती है, उसमें 2 चक्के लगे होते हैं, इसमें गुड्स बनते हैं, यहां से गुड्स आते हैं, यहां से गुड्स बन के निकलते हैं। एक दिन ये चक्का टूट जाता है। ये चक्का टूट जाता है तो ये एक लोकल कैरियर जो होता है ट्रक वाला, उसको बोलता है कि भैया ये चक्का लेके जाओ ग्रीनविच में, और वहां से दूसरा चक्का खरीद के लेके आना। ये बोलता है ठीक है, चक्का लेके जाता है ये। अब चक्का लेके तो जाता है, लेकिन ये क्या करता है, रास्ते में उसके कोई रिलेटिव रहते हैं और रिलेटिव के यहाँ पे रुक जाता है, और वहां रुक के वो बहुत ज्यादा टाइम पास करता है। अब जो चीज को 7 दिन लगना चाहिए था, उस चीज को वो समझो 20 दिन लगा देता है, 20 डेज में लाके देता है चक्का। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री का मालिक होता है ये बड़ा चिढ़ जाता है, ये बोलता है यार जिसको 7 दिन लगना चाहिए था उसको तुमने 20 दिन लगाए, तो तुम्हारे कारण मेरे नुकसान हुआ है। कौन कौन से नुकसान बोलता है? वो बोलता है मुझे वेजेस देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? वैसे तो देना ही पड़ा होता, बट क्योंकि तुमने गुड्स नहीं लाए टाइम पे, मेरा चक्का नहीं लेके आए, तो इसलिए मुझे वो जबरदस्ती देना पड़ा और वेस्ट हो गए वो, तो मैं ये क्लेम करूंगा तुमसे। वो बोलता है मेरे डेप्रिसिएशन के जो खर्चे हुए, जो मेरी मशीन खाली पड़ी थी, आइडल पड़ी थी, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा, वो डेप्रिसिएशन में क्लेम करूंगा। और तीसरी चीज वो बोलता है जो गुड्स बने होते, बन के बिके होते तो प्रॉफिट आया होता, तो ये प्रॉफिट मेरा लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसका भी मैं क्लेम करूंगा। कोर्ट ने बोला कि यहां तक तो ठीक है कि तुम वेजेस क्लेम करना चाहते हो, दैट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। पर कोर्ट ने बोला लॉस ऑफ प्रॉफिट ये जरूरी नहीं है, ये बहुत सारी और चीजों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि गुड्स बने होते और बिके होते, जरूरी नहीं बिके होते तो प्रॉफिट में बिके होते, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसके बावजूद गुड्स नहीं बने होते या नहीं बिके होते, या बिके होते बट प्रॉफिट नहीं हुआ होता, और इसीलिए इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, और इसीलिए ये रिकवर नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर पूरा कानून बनाया गया। सेक्शन नंबर 73 इज बेस्ड ऑन दिस केस लॉ ऑफ हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। वो स्पेसिफिकली बोलता है ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड। ऑर्डिनरी डैमेजेस मींस व्हिच आर नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच। वो स्पेसिफिकली बोलता है special damages can be recovered, those damages which were in contemplation of the parties, जो पार्टीज को पता था कि अगर मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा तो इतना नुकसान हो जाएगा, ये भी रिकवर किया जा सकता है। जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट की नेचर का है ये, लेकिन फिर भी रिकवर किया जा सकता है। जैसे ए ने समझो बी को बोला था मैं तुमको गुड्स प्रोवाइड करूंगा 1 लाख रुपए के, बी ने ए ने इसके लिए सी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और सी को बोला था तुम मुझे कितने में दोगे, सी ने बोला था मैं 80,000 में तुमको गुड्स दे दूंगा। ए ने उसको स्पेसिफिकली बताया था मुझे बी को देना है, सी ने बोला था ठीक है मैं टाइम पे दे दूंगा। अब यहाँ पे टाइम पे इसने नहीं दिया और ए ने कहीं और से गुड्स नहीं प्राप्त कर पाया, तो यहाँ पे उसको 20,000 का लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। सो क्या ये 20,000 रुपए रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ये रिकवर किया जा सकता है, बिकॉज इट वॉज इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। ये पता था इनको कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इतना इतना नुकसान हो जाएगा,
सो वो रिकवरी की जा सकती है। सो इवन इफ इट इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट वो रिकवर कर सकते हैं। जब रिकवर कर सकते हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्पेशल डैमेजेस। और जो रिमोट डैमेजेस है वो कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, अगर नुकसान नहीं होगा तो आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो रूल ये निकल के आता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर रिकवरेबल, स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल इफ द पार्टीज न्यू अबाउट देम, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। ध्यान रखने वाली बात यह है, स्पेशल डैमेजेस और रिमोट डैमेजेस दोनों ही इनडायरेक्ट नेचर के हैं, बट जब इनडायरेक्ट डैमेजेस रिकवर किए जा सकते तो उसको स्पेशल नाम दिया जाता है, जब रिकवर नहीं किए जा सकते तो उसको इनडायरेक्ट या रिमोट नाम दिया जाता है। नॉमिनल डैमेजेस भी हो सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होते। जब एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं हुआ बट हमको सिर्फ ये बताना है कि भाई तुम्हारी गलती थी, तो ऐसे केसेस में हम कोर्ट जाते हैं। और क्योंकि एक्चुअल नुकसान हुआ नहीं था तो फिर यहाँ पे पैसा रिकवर तो नहीं किया जा सकता, डैमेजेस रिकवर नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे आप क्या रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ नॉमिनल डैमेजेस। तो कोर्ट बोलेगा भाई 10 रुपए दे दो, ये सही है, इनको 10 रुपए दे दो। सो कभी कभी ऐसा होता है, केस हुआ था चार्टर वर्सेस सुलिवान, उसमें ये बताया गया था, जिसमें एक व्यक्ति कार बेचने की एग्रीमेंट करता है, कार खरीदने वाला तैयार होता है, बाद में मना कर देता है और इसको दूसरे को कार बेचना पड़ता है जो कि सेम भाव में जाती है, कोई नुकसान नहीं होता। बट फिर भी इसको प्रूव करना है कि तुमने गलत किया। कोर्ट चला गया ये, कोर्ट ने बोला ठीक है भाई 10 रुपया दे दो इसको। तो 10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, इतना कम अमाउंट, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल डैमेज, जब कोई नुकसान नहीं हुआ। विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं? विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि बदले की भावना से लिए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी से शादी करने का वादा किया और फिर वो तोड़ दिया, सो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है आपने जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसी की भावनाओं को, किसी की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। तो ऐसे केसेस में डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये बहुत अति हो सकते हैं, एग्जेम्पलरी हो सकते हैं, विंडिक्टिव हो सकते हैं, बदले की भावना से हो सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक चेक बाउंस करते हैं, चेक देते हैं आगे वाले को और बैंक बाउंस करता है, बैंक की गलती से बाउंस होता है वो, आपके अकाउंट में पैसा है, लबालब पैसा है, लेकिन बैंक ने गलती किया और आपका चेक डिसऑनर हो गया। अब लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे इनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं रहता, जबकि एक्चुअल में था। तो आपका तो नाम खराब हुआ, किसके कारण हुआ? बैंक के कारण हुआ। तो आप यहाँ बैंक से एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ रूल ये है, जितना कम अमाउंट चेक का होगा उतना ज्यादा आप डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने कम अमाउंट का चेक डिसऑनर हुआ उतना ज्यादा नाम खराब होता है। अगर 1 करोड़ का चेक डिसऑनर होगा तो उतना नाम खराब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उस दिन 1 करोड़ रुपए नहीं थे अकाउंट में, लेकिन समझो 100 रुपए का चेक क्लियर नहीं हुआ तो नाम खराब हो जाएगा कि 100 रुपए भी नहीं होते इनके अकाउंट में। तो और इसीलिए जितना कम अमाउंट रहेगा चेक का उतना ज्यादा डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। फिर डैमेजेस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लेम किए जा सकते हैं। जिसका नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी होती है टू मिनिमाइज द डैमेज सफर्ड। नुकसान हो रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि आप नुकसान होने दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता था कि नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अगर नुकसान होते दिख रहा है तो आपका काम है कि नुकसान कम से कम हो, इस पे ध्यान दें। फिर इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द डिक्री, कोर्ट में जाने का जो खर्चा है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वर्ड यूज नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्री डिटरमाइंड डैमेजेस वर्ड यूज करता है। प्री डिटरमाइंड डैमेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं जो पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। एक ऐसे हो सकते हैं जो कि पहले से निर्धारित किए गए थे और वो एक्चुअल में नुकसान हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, सो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अगर उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, रिलेशन नहीं होता है फ्रॉम द लॉस, तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं एक घर किराए से लेता हूँ, किराए से रह रहा हूँ मैं, वहां का मेरे को समझो 10,000 रुपए किराया आता है। अब मैं एक बिल्डर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ बिल्डर भाई मेरे को घर कब तक बना के दोगे आप? वो बोलता है कि साहब आपको घर मिल जाएगा साल भर के अंदर। मैंने बोला देखो साल भर पक्का? वो बोलते हैं जी हाँ, आप साल भर में आके रह सकते हैं। मैंने उसको बोला देखो अगर आप साल भर में मेरे को मकान नहीं देते हैं तो मेरा किराया लगेगा, वो किराया मैं आपसे वसूल करूंगा 10,000 रुपए पर मंथ। वो बोलता है ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि ये एक्चुअल मेरा जो नुकसान हो रहा है उसका जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, ये जेन्युइन होगा, ये रीजनेबल होगा। यहीं पे अगर मैं उसको बोलता हूँ देखो भैया अगर आप साल भर में नहीं देते हो तो मैं आपसे 50,000 रुपए महीने का रिकवर करूंगा, अब एक्चुअल में तो सिर्फ 10,000 नुकसान हो रहा है, मैं 50,000 मांगने की बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज पेनल्टी। इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस पूरी तरह से वैलिड होते हैं बट पेनल्टी क्लॉज सीधा सीधा इनवैलिड मान लिया जाता है। पर भारत में क्योंकि इनके बीच कोई विभाजन ही नहीं है,
इसीलिए भारत में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी दोनों ही क्लॉसेस पूरी तरह से वैलिड होते हैं। लेकिन भारत में कोर्ट कभी भी जो आपने प्री डिटरमाइंड डैमेज है उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। जो आपने प्री डिटरमाइन किया उतना मैक्सिमम दिया जा सकता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डिटरमाइन किया था तो उसको कम जरूर किया जा सकता है। सो कोर्ट में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू अ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, बट इट विल नेवर अलाउ मोर इन इंडिया। फिर अगला है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सो कभी कभी आप जबरदस्ती परफॉर्म करने भी बोल सकते हैं जब आपको कोई और रेमेडी नहीं है, जैसे कि सिर्फ पैसे देने से बात खत्म नहीं हो जाती, तब आप जबरदस्ती पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। समझो आपने एक बहुत बड़ी जगह खरीदे थे, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह एकदम शहर के बीचों बीच आप खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे वाला बेचने को तैयार है। कल चल के अगर वो बेचने से मना कर देता है, वो कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, पर क्या आपको ऐसी जमीन फिर से मिल पाएगी? द आंसर इज नो। आपको फिर से ऐसी जमीन नहीं मिल पाएगी 10,000 स्क्वायर फीट शहर के बीचों बीच। बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में आप क्योंकि वैसी जगह ले ही नहीं सकते, तो आप कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि साहब देखो ये परफॉर्म करने बोलो, क्योंकि भले ही कॉम्पेंसेशन देगा लेकिन मेरा पर्पस थोड़ी सर्व होता है। सो मुझे कॉम्पेंसेशन से लेना देना, मुझे तो जमीन चाहिए थी, और इसीलिए आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ये ऐसे केसेस में होता है जो रेयर थिंग्स है, रेयर आर्टिकल्स है, रेयर पीस ऑफ ज्वेलरी है, यूनिक गुड्स है। तो ऐसे केसेस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा, अब कोहिनूर हीरा मैं खरीदने को तैयार हूं, बेचने वाला बेचने को तैयार था, बाद में वो मुकर जाता है, मैं कोर्ट जाके जबरदस्ती इसको परफॉर्म करवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये अगर कॉम्पेंसेशन दे भी देगा तो मुझे कोहिनूर हीरा थोड़ी मिलने वाला है फिर से, कहीं और उसका सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूं। ये तब परफॉर्म नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब ऑर्डर नहीं किया जाएगा जब पैसे दे देने से बात खत्म हो जाती है। अगर उसने मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे दिया तो दैट इज एन एडिक्वेट रिलीफ, तो कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट किया जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है। तो एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर कोर्ट को लगता है, तो सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से कोर्ट में अलाउ, कोर्ट को अगर लगता है तभी, इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी बाय द कोर्ट। ठीक है। फिर सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का क्या मतलब है? हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी अलाउ नहीं किया जाएगा, या जब कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता ऐसे केसेस में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपकी पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कल चल के मैं मना कर देता हूं, आप मुझे जबरदस्ती परफॉर्म करने नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जबरदस्ती परफॉर्म करने बोलेंगे तो मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा। वैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा नहीं करवा सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे केसेस में नहीं होगा। सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है टू एनफोर्स द नेगेटिव स्टिपुलेशन ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट। कुछ लोग इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं, बट ये स्टे नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ जब नेगेटिव प्रॉमिस किया था कि मैं ये नहीं करूंगा, और वो करते मैं दिख रहा हूं या वो करने में जा रहा हूं, तो मुझे रोकना, दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। जैसे मैंने बोला था, जब तक मैं आपके यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं कहीं और पढ़ाने नहीं जाऊंगा, ये क्या है? एक नेगेटिव स्टिपुलेशन है। समझो कल चल के मैं कहीं और जाते हुए दिखता हूं, तो मेरे को इंजंक्शन के द्वारा रोका जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज सूट फॉर इंजंक्शन। यानी यहाँ पे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाके बोलेंगे अरे वो शशांक को रोको, शशांक कहीं और जा रहे हैं पढ़ाने, उन्होंने वादा किया है कि नहीं जाएंगे, तो ये हो जाता है इंजंक्शन। सो इंजंक्शन ये एंटिसिपेटरी ब्रीच के टाइम पे रेमेडी काम आती है। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा है, पर ये अंदाज है कि अगर मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो शायद छोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे केसेस में इंजंक्शन पास किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे इंजंक्शन से मुझे रोका तो जा सकता है, पर मुझे जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने नहीं बोला जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। सो मुझे दूसरी जगह जाने से तो रोक लोगे, लेकिन मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि पढ़ाना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इंजंक्शन। सो इंजंक्शन इज proper appropriate in case of anticipatory breach of contract. सूट फॉर क्वांटम मेरिट, द लास्ट पॉइंट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज वन डिजर्व्स और एज मच एज वन मेरिट्स। जितना मैं डिजर्व कर रहा हूं या जितना मैं मेरिट करता हूं, मेरिट यानी मैंने कमा चुका हूं, उतना पैसा लेने का मेरे को अधिकार है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है अगेन। तो सूट फॉर डैमेजेस भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें हर एक पॉइंट पे वैसे क्वेश्चन आ सकता है।
तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट का क्या मतलब है? एज मच एज वन मेरिट्स। जैसे कि समझो मेरे को कहीं पे अपॉइंट किया गया था बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया कि शशांक सर को अपन मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं, पूरा काम वो करेंगे और 12 लाख रुपए उनको साल का दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मेरे को अपॉइंट किया गया। बाद में मैंने 3 महीने काम किया, उसके बाद पता लगा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनको अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। अथॉरिटी किसके पास थी? शेयर होल्डर्स के पास थी। तो ऐसे केसेस में मेरा जो अपॉइंटमेंट है दैट इज वॉइड एब इनिशियो। ये वॉइड एग्रीमेंट है, भले ये डिस्कवर बाद में हुआ, हमको बाद में पता लगा कि डायरेक्टर्स को तो अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे भी मैं लेकिन क्वांटम मेरिट पे क्लेम कर सकता हूँ। मेरे को 12 लाख की बात हुई थी, 3 महीने मैंने काम किया हूँ, तो मेरे को 3 लाख रुपए तो मिलना चाहिए। सो ये जो है ये क्या हो गया? ये सूट फॉर क्वांटम मेरिट हो गया। यानी जितना मैंने डिजर्व किया, जितना मैंने अर्न कर चुका हूं, उतना पैसा मैं क्लेम कर सकता हूं। ये क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी है। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होगा तो भी मैं ये क्लेम कर सकता हूँ। जैसे ये वाले केस में ये तो वॉइड एग्रीमेंट निकला, फिर भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखो। दूसरा, जब समझो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझो मैंने टैक्समैन के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने बोला था हमारी एक मैगजीन निकलने वाली है, आपको हर महीने एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा और वो आर्टिकल के बदले हम साल के आपको 12 लाख रुपए देंगे। 12 आर्टिकल 12 लाख रुपए मिलेंगे। 3 आर्टिकल लिखा मैंने, फिर चौथे आर्टिकल के बाद वो मैगजीन उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे केस में मैंने अगर 3 आर्टिकल लिखा, फोर्थ आर्टिकल लिखा ही नहीं, वहां पे वो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में भी मैं 3 आर्टिकल का पैसा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकता हूँ। सो मेरे को 3 लाख रुपए मांगने का यहाँ पे अधिकार रहेगा। फिर अगर कोई नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है तो वहां पे भी क्वांटम मेरिट की रेमेडी लगती है। जैसे कुली वाला एग्जांपल आप फिर से ध्यान रख सकते हैं। कुली ने अगर आपको सर्विस दिया है तो उसका अधिकार बन जाता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो पैसा क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था और इनडिविजिबल था, इसमें भी होता है। ये दो केसेस में मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं और मैं खुद ही क्लेम कर रहा हूं। तो कभी कभी मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, मैं खुद ही ब्रीच कर रहा हूं और मैं खुद ही क्लेम करूंगा। ये कब कब होगा? तो यहां पे दो चीज होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था तो डिविजिबल के केस में मैंने अगर पार्ट परफॉर्म किया हूं, समझो, और इनडिविजिबल था उसमें पार्ट परफॉर्म किया हूं। सो डिविजिबल के केस में अगर मैंने पार्ट परफॉर्म किया हूं तो यहां पे मैं क्लेम कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। इनडिविजिबल के केस में अगर मैंने पूरा परफॉर्म किया हूं, फुल परफॉर्मेंस, भले ही खराब तरीके से किया हूं, तो मैं क्लेम कर सकता हूं। बट अगर मैंने पार्ट परफॉर्म किया हूं तो नहीं कर सकता। इन सिंपल टर्म्स, समझो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं तीनों फ्लोर पेंट करूंगा। हर फ्लोर का 2 लाख रुपए बात हुई थी। मैंने 2 फ्लोर पेंट किया, 2 फ्लोर पेंट करके मेरे 4 लाख रुपए बन गए, क्योंकि डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, हर फ्लोर का 2 लाख रुपए। सो मैंने 2 फ्लोर पेंट किया, मेरे 4 लाख रुपए बन गए। तो 4 लाख रुपए मैं क्लेम कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा फ्लोर है, वो तीसरे फ्लोर को पेंट करने में अब ज्यादा खर्चा आएगा। वहां समझो 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं अब। तो यहाँ 50,000 ज्यादा लगे मेरे कारण, तो वो 50,000 में कॉम्पेंसेट करने को भी जिम्मेदार रहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्वांटम मेरिट पे तो क्लेम कर सकता हूं, बट आगे वाला व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है डैमेजेस। अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट यानी जहां पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग पेंट करोगे तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। अब मैंने यहां पे अगर 2 ही फ्लोर पेंट किया तो मुझे क्वांटम मेरिट का क्लेम करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने पूरा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन अगर मैंने पूरा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पूरा परफॉर्म नहीं करूंगा तो ऐसे केसेस में मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो मैंने पूरा परफॉर्म किया, लेकिन जो ऊपर का फ्लोर था उसको कैसा तो भी परफॉर्म करके खत्म कर दिया। अब ऐसे केस में अगर मैंने उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, कैसे तो भी परफॉर्म करके खत्म कर दिया, तो यहां पे मैं क्लेम कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, क्योंकि मैंने फुल परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन हाँ, जो मैंने अच्छे से नहीं किया हूं परफॉर्म, उसके लिए जो नुकसान है, वो नुकसान की भी भरपाई करने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट छोटा सा एक्ट है, जल्दी कंक्लूड हो जाएगा।
देखो ये जो ब्लर हो रही है, आप एक बार एग्जिट होके वापस आओ, मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लर का प्रॉब्लम मेरे तरफ से नहीं है, मेरे तरफ से प्रॉपर चल रहा है। मैं दूसरे इसमें अभी जस्ट चेक किया, आपने बोला तो, बट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और उतना फर्क भी नहीं पड़ता ना, डायग्राम्स वगैरह आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप अपने बुक में भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये किसको लगता है? इसमें आपको सिर्फ तीन चीजें मैं अगर समझा दूं तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज, गुड्स क्या है। दूसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तीसरी चीज, हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है मेरे यहाँ, क्योंकि नेटवर्क भी प्रॉपर है। ठीक है, तो आप, नेटवर्क इशू है तो वो होगा, कभी कभी थोड़ा बहुत आएगा, तो मोबाइल नेटवर्क कम कम ज्यादा होता है तो हो सकता है आपको। चलो, तो पहली चीज गुड्स, दूसरी चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब जब मैं यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड यूज करूंगा तब तब आपके मन में अपने आप ओनरशिप आना चाहिए। और तीसरी चीज, प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड्स। ये तीन चीज आपको समझना है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सो जहां पे बायर को कुछ प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो रही है, तो प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, या तो तुरंत ट्रांसफर हो रही है या तो आगे चल के ट्रांसफर होगी, आइदर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। यानी दो प्रकार से हो सकता है, या तो इट कैन बी अ सेल, सेल का मतलब है जब इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा तो हम बोलते हैं उसको सेल हो गया। अगर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, तो इट इज कॉल्ड एज अ सेल। और वहीं पे अगर ओनरशिप फ्यूचर टाइम पे ट्रांसफर होने वाली है या सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड लेटर ऑन, तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, जैसे कि आपके पास डायग्राम्स वगैरह बने होंगे, जैसे कि आप जानते हैं एग्रीमेंट टू सेल भी आगे चल के तो सेल हो गई, आगे चल के तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी ही। आज भले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, बट आगे चल के ओनरशिप जरूर ट्रांसफर होगी। सो सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों में ही ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है, सिर्फ फर्क ये है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है देन इट इज कॉल्ड एज अ सेल। अगर ओनरशिप आगे चल के फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है या फिर ऑन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। जैसे कि मैंने आज के आज ये मोबाइल आपको बेच दिया, आपसे पैसा ले लिया, आप ओनर हो गए, यहाँ पे तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो सेल हो गया। अगर मैंने आपसे मोबाइल बेचने का वादा किया, एक महीने बाद, एक महीने बाद आप पैसा दोगे और मैं आपको मोबाइल दूंगा, दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क यही है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई तो सेल, अगर ओनरशिप आगे ट्रांसफर होने वाली है तो एग्रीमेंट टू सेल। अब ये जो सेल है या जो एग्रीमेंट टू सेल है, यहां पे कैसे पता लगेगा ये सेल था या नहीं था, कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ये हम इसके आगे के यूनिट में देखने वाले हैं, इसके थर्ड यूनिट में। बट अभी के लिए ध्यान रखो, जब गुड्स रेडी हो जाते हैं, डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं, तो हम बोलते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स में पैसा दिया गया या नहीं दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्स की डिलीवरी हुई या नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स वहीं के वहीं रखे हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, अगर गुड्स रेडी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वहीं के वहीं गुड्स रखे तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जैसे कि आप गणपति बप्पा खरीदने आए थे मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे गणपति बप्पा रेडी रखे हैं, बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में रखे हुए हैं। अब आप खरीदने को तैयार है, मैं बेचने को तैयार हूं, अपन ने पूरी टर्म्स डिसाइड कर लिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गणपति बप्पा वहीं रखे हैं फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब आप ओनर हो गए, और आप ओनर हो गए तो आपका रिस्क हो गया पूरा। ठीक है, सो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तुरंत। सो फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज पे आ जाते हैं। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैसे ही बनेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आना चाहिए, इसमें हमेशा डिलीवरी ऑफ गुड्स रहेगी, भले डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट हो, साइमल्टेनियस हो, इंस्टॉलमेंट में हो या फ्यूचर में हो, उसी प्रकार इसमें हमेशा एक पेमेंट ऑफ प्राइस होगा। पेमेंट ऑफ प्राइस या तो इमीडिएट हो सकता है, साइमल्टेनियस, इंस्टॉलमेंट या फिर इन फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर गुड्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स को डिफाइन किया गया है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे कि कार हो गई, जैसे कि एक घोड़ा हो गया, लासा हो गया, एक स्पीकर हो गया,
एक लैपटॉप हो गया, एक मोबाइल हो गया, इनको लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है टू एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, और क्या आता है इसमें, हाँ, और अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन मनी। एक्शनेबल क्लेम नहीं आती, यानी सिंपल टर्म्स में आप बोलो तो उधारी नहीं आती, डेट नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एक ऐसा क्लेम जिसको आप एक्शन लेके रिकवर कर सकते हैं, यानी डेट, सीधा सीधा उधारी। सो उधारी क्या गुड्स है? क्या मैंने उधारी दिया आपको तो वो गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगी? नहीं आएगी। तो पैसा देना पैसा लेना नहीं आती, तो उधारी देना नहीं आता। उसी प्रकार से मनी नहीं आता, पैसा नहीं आता। मैंने आपको 10 रुपए का नोट दिया और आपसे एक एक रुपए के नोट ले, एक एक रुपए के सिक्के ले लिया, तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? द आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब रहेगा? जब गुड्स होंगे। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन मनी। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है। फिर एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या गुड्स है? स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। क्या क्या बोलते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, जो झाड़ वगैरह उग रहे हैं, क्रॉप्स उग रहे हैं, ये गुड्स हैं, लेकिन ये जब तक जमीन से जुड़े हैं तब तक गुड्स नहीं है। वैसे ही थिंग्स अटैच टू लैंड, जैसे कि एक मशीन हो गई, जमीन से जुड़ी है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज अ थिंग अटैच टू लैंड, ये गुड्स नहीं है। वैसे ही जैसे अगर आप झाड़ बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहे हैं, तो ये गुड्स नहीं है जब तक ये जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं इनको अलग करके बेचने का वादा कर दूंगा तो इट विल बिकम गुड्स। सो जब तक ये सब चीजें जुड़ी हुई है जमीन से, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, या फिर क्रॉप्स हो गए, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गए, ग्रास हो गई, ये सब जब तक जुड़े हुए हैं जमीन से, दीज आर नॉट गुड्स, दीज आर पार्ट ऑफ लैंड। लेकिन अगर मैं इनको अलग करके बेचने का वादा कर दूंगा, मैं अगर जो झाड़ है उसको काट के उसका टिम्बर बेचने का वादा कर दूंगा, देन इट विल बिकम गुड्स। सो गुड्स मीन्स जो भी चीज जुड़ी हुई है लेकिन जब निकाल के बेचने का वादा करेंगे, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं विद द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं विद दिस सेलर, सेलर के पास होना चाहिए। कहीं और रखे हैं तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। मेरे पास होना चाहिए, मैं अगर बेच रहा हूं तो मेरे पास होना चाहिए, दे आर कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अलग अलग प्रकार, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक यानी जो हमने आइडेंटिफाई किया एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप जब मेरे यहाँ पे आते हैं, मैं टीवी की दुकान लगा के बैठा हूं, आप टीवी देखते हैं, आप बोलते हैं सर मुझे यही वाला टीवी चाहिए, तो वही वाला टीवी आपने फिक्स कर लिया, मुझे यही वाला टीवी चाहिए। अब जैसे आपने फिक्स किया यही वाला टीवी, मैंने बोला ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। उसमें भी दूसरा पैकेट नहीं, आपको वही चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड। फिर अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? अनअसर्टेन का मतलब होता है जो आइडेंटिफाई नहीं हुए। जैसे आप मेरे दुकान में आते हैं, मैं चावल बेचता हूं, आप बोलते हैं मुझे 5 बोरे चावल के चाहिए। अब मेरे यहाँ पे 100 बोरे है चावल के, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं 5 बोरे बेचूंगा, आप खरीदने को तैयार, लेकिन कौन से 5 बोरे ये डिसाइड नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज अनअसर्टेन गुड्स। और बाद में जब 5 बोरे अलग कर दूंगा, मैं ये 5 बोरे आपके यहाँ भेज रहा हूं, तो दिस विल बिकम असर्टेन गुड्स। यानी असर्टेन मींस आइडेंटिफाइड। अगेन सिर्फ फर्क ये है कि स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, और असर्टेन गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि ये वाले जो गुड्स है ये स्पेसिफिक गुड्स हैं, देने वाले गुड्स हैं जो आपको देना है, ठीक है। बाद में आइडेंटिफाई हुआ तो असर्टेन गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आइडेंटिफाई हुआ तो स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आइडेंटिफाई हुआ तो असर्टेन गुड्स। दोनों ही आइडेंटिफाइड गुड्स हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स डिफाइन किया है, असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स ये डेफिनेशन आती है फ्रॉम दी जुडिशरी, जुडिशियल डिसीजन से ये वाली डेफिनेशन आती है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स को एक ही रूल लगते हैं, हर जगह आप देखोगे एक ही प्रकार के रूल्स इनको अप्लाई होते हैं। फिर फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स यानी जो आगे आने वाले हैं, जो अभी मेरे पास नहीं है, मैं बेचने वाला हूं बट अभी मेरे पास नहीं है, इनको हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। और कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स वो होते हैं जो कि आगे आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं।
जैसे मैं जाता हूँ बुलेट खरीदने, मैं बोलता हूँ भैया मुझे बेबी पिंक कलर की बुलेट चाहिए। वो बोलता है साहब अभी हमारे पास तो है नहीं, हम फैक्ट्री में बात करते हैं, अगर बना के भेज रहे होंगे तो फिर हम बेचेंगे आपको। दिस इज कंटिंजेंट गुड्स। तो कंटिंजेंट गुड्स का क्या मतलब हो गया, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो बेचेंगे, नहीं होंगे तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। फिर डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं तो क्या होगा, दो प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। पहला डिस्ट्रक्शन, गुड्स पेरिश हो रहे हैं बिफोर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, समझो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही गुड्स पेरिश हो गए, यहां पे गुड्स पेरिश हो गए, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही गुड्स पेरिश हो गए, खराब हो गए, तो ऐसे केस में इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट उसका परफॉर्मेंस होना बचा है, और इस बीच में अगर गुड्स खराब होते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बट परफॉर्मेंस बचा था, तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ये कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे। जब जब मैं स्पेसिफिक गुड्स की बात करूंगा यहां पे इट इंक्लूड्स असर्टेन गुड्स, तो असर्टेन गुड्स भी इसमें कवर होंगे। जब आइडेंटिफाइड गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे, जैसे मैं लासा बेचने वाला था आपको और वो लासा की डेथ हो गई, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले हुआ, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, ये हुआ है जब स्पेसिफिक गुड्स थे, आइडेंटिफाइड गुड्स थे या असर्टेन गुड्स थे। समझो मेरे पास 3 लासा थे, एक लासा बेचने की बात हुई थी, कौन सा ये डिसाइड नहीं हुआ था, ये हो गया अनअसर्टेन गुड्स। 3 में से एक कौन सा ये डिसाइड नहीं हुआ। अब मेरे एक लासा की डेथ हो गई, 2 बचे हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? द आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि कौन सा लासा ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। तो बचे हुए 2 में से एक मेरे को बेचना पड़ेगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। सो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है, जब आइडेंटिफाइड गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले डिस्ट्रॉय हो गए तो वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बाद में डिस्ट्रॉय हुए, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है। फिर प्राइस, प्राइस कैसा कैसा हो सकता है, तो प्राइस हो सकता है जैसा वो लोग एग्री करें वैसा, जैसे पार्टीज डिसाइड करें वैसा। अगर कुछ डिसाइड नहीं किया तो पहला है फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन लोग चाहें तो ये लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मार्केट प्राइस पे डील करेंगे, या तो जो भी प्राइस उस टाइम प्रिवेलिंग रहेगा उस पे हम डील करेंगे। मींस वो लोग लीव कर सकते हैं उसको कि कोई एक एग्रीड मैनर में हम फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी जैसा बताएगी वैसा हम फिक्स करेंगे, वो भी हो सकता है। या इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसा उनके बीच की डीलिंग चली आ रही है, जैसे कॉस्ट प्लस 10%, या इवन मार्केट प्राइस, ये भी हो सकता है। और अगर इन तीनों चीज से नहीं पता कर पाते हैं आप प्राइस, तो आखिरी पॉइंट रहेगा रीजनेबल प्राइस। अब यहाँ पे एक खास बात जो ध्यान रखना है आपको, समझो मिस्टर ए मिस्टर बी को कार बेचने वाला था, 2 कार बेचने वाला था, उसके पास थी कार 1 और कार 2। अब क्या होता है, इन्होंने बोले थे इसका जो प्राइस है ये गुड्डू भाई गुड्डू भाई फिक्स करेगा, गुड्डू जो बोलेगा वो भाव पे अमन इसकी ट्रेडिंग करेंगे। बी ने बोला ठीक है, लेकिन एक काम करो मुझे ये सेकंड नंबर की कार तो अभी का दे दो, मैं ले जाता हूं। वो बोला ठीक है, और ए के पास फर्स्ट नंबर की कार रखी थी। अब क्या होता है, गुड्डू भाई मना कर देता है, गुड्डू भाई बोलता है मैं ये फिक्स नहीं कर सकता। सवाल यह आएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? द आंसर इज नो। एक चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ, 1 के लिए, कार नंबर 1, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन जो कार नंबर 2 ऑलरेडी दे चुका है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, उसके लिए आपका रूल लगेगा रीजनेबल प्राइस वाला। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है फॉर कार नंबर 1, कार नंबर 2 के लिए रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये आगे दिया है। फिर स्टिपुलेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस, जब भी हम पेमेंट ऑफ प्राइस की बात करते हैं तो पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑलरेडी जो हमने टाइम ऑफ एसेंस में पढ़ा था वही चीज है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी अगर होगी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस होगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज का क्या मतलब होता है? तो कई बार हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कुछ टर्म्स लिखते हैं। ये टर्म्स दो प्रकार के रूप ले सकते हैं। इट कैन बी आइदर अ कंडीशन और अ वारंटी। कंडीशन कब बोलते हैं हम इसको? कंडीशन तब बोलते हैं जब इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं कार खरीदने जाता हूं और मैं बोलता हूं मुझे एक ऐसी कार बताओ जो 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल का एवरेज देगी। ये हो गई एक कंडीशन, क्योंकि मुझे वही कार चाहिए जो कि इतना एवरेज दे। दिस इज अ कंडीशन। वहीं पे अगर मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं मुझे अच्छी कार बताओ, वो बोलता है ठीक है साहब ये वाली कार है, ऐसा ऐसा है, सब फीचर बताया उसने, और साथ में बोलता है ये आपको 20 किलोमीटर का एवरेज भी देगी। नाउ दिस इज नॉट अ कंडीशन, क्योंकि उसने बहुत सारे पॉइंट बताया, उसके साथ में एक पॉइंट बताया। यहाँ पे भी कुछ गलत तो होगा अगर वो 20 का एवरेज नहीं देगी तो, बट इट इज नॉट अ कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज अ वारंटी। सो कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है? सो कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि वारंटी जो होता है इट इज ओनली अ कोलैटरल टर्म। बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ साथ में ये भी एक पॉइंट है। अगर कंडीशन टूटती है, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, 20 किलोमीटर का एवरेज नहीं देती, 10 किलोमीटर का एवरेज दे रही है कार, तो कंडीशन थी अगर, तो ऐसे केसेस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। बट अगर वारंटी थी तो आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। अब कंडीशन को मैं वेव कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यार कंडीशन छोड़ो, जाने दो, मैं अगर छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकता हूं। दो प्रकार से हो सकता है कि टूटी तो थी कंडीशन लेकिन मैं उसको छोड़ दे रहा हूं और मैं वारंटी टूटी है ये मान रहा हूं। सो दो प्रकार से हो सकता है। पहला होगा वॉलेंट्री वेवर। वॉलेंट्री वेवर का मतलब होता है जब मैं अपनी इच्छा से छोड़ रहा हूं कंडीशन को, और दूसरा होगा कंपलसरी वेवर। सो जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन टूटती है तो ऐसे केसेस में जब जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन टूटती है ऐसे केसेस में मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूं या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलने दूं, कंटिन्यू करूं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं तो ऐसे केसेस में मैं कैंसिल करके तुरंत डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। या दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि टूटी तो थी कंडीशन, मेरे को कार चाहिए थी ऐसी जो 20 किलोमीटर का एवरेज दे, लेकिन मैंने कार लिया वो 10 किलोमीटर का एवरेज दे रही, बट मेरे को लग रहा है कि यार ये कार मेरे को चल जाएगी, मेरे को पसंद आई कार। मैं बोल रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, मैं उसको बोल रहा हूं मैं कार रखने को तैयार हूं, लेकिन ये जो डैमेजेस है, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कराऊंगा। सो मैं ये कर सकता हूं। सो मेरे पास ऑप्शन है, मैं वॉलेंटरीली वेव कर दूं कंडीशन को और मैं मान लूं कि वारंटी टूटी थी और मैं डैमेजेस क्लेम कर लूं। तो मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करते हुए सिर्फ डैमेजेस क्लेम करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन। दूसरा होगा कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर का क्या मतलब होता है? कंपलसरी वेवर का मतलब होता है जब गुड्स आए थे, समझो मैंने गुड्स मंगाया था, गुड्स आए थे दो इंस्टॉलमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट एक ही था बट दो इंस्टॉलमेंट में, उसके पास बड़ा ट्रक नहीं था तो उसने छोटे छोटे दो ट्रक में गुड्स मुझे भेजा था। तो यहाँ पे दो गुड्स आए, पहला ट्रक आया मेरे पास, पहले ट्रक के जो गुड्स थे वो खराब थे, वो प्रॉपर नहीं थे, बट मुझे आगे तुरंत परफॉर्म करना था तो मैंने बोला चल रख दे मैं ले लूंगा, मैंने ले लिया। अब दूसरा ट्रक आया तो क्या मुझे यहां रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट रिजेक्ट इट। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही फर्स्ट गुड्स रखा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं ये दर्शा रहा हूं कि मैं गुड्स रखने को तैयार हूं। हाँ, लेकिन अगर मैंने इस टाइम बोला था इसको, देख भाई ये गुड्स तो खराब है मैं रख रहा हूं, लेकिन अगले गुड्स भी खराब आएंगे तो नहीं रखूंगा, तो फिर आई कैन रिजेक्ट, नहीं तो कंपल्सरली कंडीशन वेव हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैंने बोला था तो ठीक है, नहीं तो कंपल्सरली मुझे सेकेंड गुड्स भी रखना पड़ेगा। ये तब की बात हो रही है जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिविजिबल था, बात ही हुई थी कि दो इंस्टॉलमेंट में गुड्स आएंगे, सो अगर एक इंस्टॉलमेंट सही आती है दूसरी गलत आती है तो आई कैन रिजेक्ट द इंस्टॉलमेंट। ठीक है। फिर एक इम्पॉसिबिलिटी भी होती है, यहां दिया नहीं है बट मैं आपको बता दूं, इम्पॉसिबिलिटी भी होती है कभी कभी। इम्पॉसिबिलिटी के कारण आप कंडीशन पूरी नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था मुझे 5000 सीसी की कार चाहिए, लेकिन मैंने बुक कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, गवर्नमेंट ने बोला कोई भी कार 3000 सीसी के ऊपर नहीं बिकेगी। अब यहां पे क्योंकि कंडीशन वेव करना पड़ा है जानबूझ के ड्यू टू गवर्नमेंट, तो यहां पे हम ये नहीं बोल सकते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देन कंडीशन और वारंटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, एक एक करके हम देखेंगे। इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज एंड एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। हम पहले जो बात करेंगे
इम्प्लाइड की बात करेंगे क्योंकि एक्सप्रेस में कुछ है ही नहीं, एक्सप्रेस में आप जैसा लिखना चाहो वैसे कंडीशंस लिख सकते हो, बट इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी आपने कुछ नहीं भी बोला है तो भी ये कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, ये मान लिया जाएगा। सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो इम्प्लाइड है और ऐसी कौन कौन सी वारंटीज है जो इम्प्लाइड है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला है द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। तो टाइटल की कंडीशन, आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो इट इज इम्प्लाइड कि यू आर द ओनर ऑफ द थिंग, क्योंकि पूछा नहीं जाता। अगर मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूं तो आप मुझसे ये पूछोगे क्या कि सर चोरी करके तो नहीं लाए, तो नहीं, आप नहीं पूछोगे, तो ये पूछा नहीं जाता। इट इज इम्प्लाइड कि अगर मैं बेच रहा हूं चीज तो मैं इसका ओनर हूं। सो ये चीज बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो ओनर है वही चीज बेच सकता है। तो नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट possess। तो मैं अगर ओनर हूं चीज का तो मैं बेच सकता हूं। तो इट इज इम्प्लाइड कि मैं बेच रहा हूं तो मैं ओनर होऊंगा। कल चल के आप खरीद लेते हैं चीज और पता लगता है कि मैं ओनर नहीं था, चोरी की चीज है, सो यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे चीज वापस कर दोगे और पैसा लेके चले जाओगे। सो ये इम्प्लाइड होता है, यहां बोलने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही इम्प्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कभी कभी आप डिस्क्रिप्शन देके चीज खरीदते हैं। जैसे आपने एक बोनविटा का पैकेट खरीदा, आपको चाहिए था कांच की बोतल, तो ऐसे केस में आपने जब डिस्क्राइब किया मुझे ये चाहिए तो आपको वही मिलना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत प्रकार से हो सकता है, पैकिंग बता के हो सकता है, आप केक खरीदने जा रहे हैं तो केक का आप शेप बता सकते हैं, केक का फ्लेवर बता सकते हैं, ये सब चीजों से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें क्या लिखना है, कैसा बनाना है, ये सब चीजों से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आपने हार्ट शेप का केक बनाया था, मांगा था, और वो राउंड शेप बना देता है तो ऐसे केस में यू कैन रिजेक्ट द गुड्स। आपने जैसा बोला था वैसा होना चाहिए था, तो जब आपने डिस्क्रिप्शन देके गुड्स खरीदा था तो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। ठीक है। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज द पर्सन टू टेक बीन्स। तो आपने जो चीज बेचने की वादा किया था वही चीज ही आपको बेचना पड़ेगा। इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कभी कभी हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं और सैंपल भी देखते हैं। जैसे कि आपने बता दिया कि मुझे हार्ट शेप का केक चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, साथ में आपने सैंपल भी देखा, आपने बोले मुझे ये वाली पेस्ट्री है ना, ये पेस्ट्री के फ्लेवर का चाहिए। सो आपने सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों बताया था, तो द गुड शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। फिर इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, ध्यान रखो ये। सबसे पहली चीज, देर इज नो सच इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपके काम आएगी या नहीं आएगी ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर गलत चॉइस करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ है। आपने गलत चॉइस किया है तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपको थोड़ी, आगे वाले को थोड़ी पता है, सेलर को थोड़ी पता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। समझो आप पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट खरीद के लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेलर को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये क्या दे दिया, आपने खुद खरीद के लाया है, आप जिम्मेदार हो। उसको लगा होगा आपको शायद पिंक कलर पसंद आता है, सो यहाँ पे आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल है एक बल्ब वाला। एक बड़ा सा रूम है, बड़े से रूम में बीचों बीच एक होल्डर है, वो होल्डर में एक बल्ब लगाने की जगह है। आप जाते हैं और बल्ब खरीद के लाते हैं 5 वॉट का, आपने आए लगा दिए, लेकिन उससे पूरे रूम में उजाला ही नहीं हो रहा। तो क्या आप जाके चिल्ला सकते हैं सेलर को कि ऐसा कैसा बल्ब दे दिया भाई तुमने? तो नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, ये आपने चॉइस किया था। देर इज नो सच इंप्लाइड कंडीशन। पर इंप्लाइड कंडीशन आ जाती है अगर, कब आ जाएगी? अगर ये 3 पॉइंट्स पूरे होते हैं, तो 3 कंडीशन पूरी होती है तो। पहली चीज, बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, द बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। तीसरी चीज, इट इज द सेलर्स बिजनेस टू सेल द आर्टिकल वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और नॉट। सो तीनों चीज अगर पूरी होती है, सेम एग्जांपल, आप जाते हैं, आप बताते हैं भैया ये 1000 स्क्वायर फीट का एक रूम है, बीचों बीच खाली जगह है, एक होल्डर है, वहां मुझे बल्ब लगाना है, ऐसा बल्ब दो जिससे पूरे रूम में उजाला होना चाहिए। अब देखो यहां क्या हुआ, यहां भी आप बल्ब खरीदने गए पर आपने उसको बताया कि आपको क्यों चाहिए। तो द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप उसके जजमेंट पे या स्किल पे रिलाय कर रहे हैं, वो बताएगा और आप भरोसा है आपको कि वो सही बताएगा क्योंकि वो उसको बेचता है। तीसरा पॉइंट, ही इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग दैट गुड्स। सो वो वाले गुड्स वो बेचने के लिए बेचता है वो, सो ही इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग दोज गुड्स। ऐसे केसेस में भले वो मैन्युफैक्चरर नहीं है,
ऐसे केसेस में उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। उसने अब बल्ब दिया, ये लेके जाओ लगाओ, उजाला होगा, आपने लाए लगाए, उजाला नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में अब आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि ये बल्ब बकवास था, तो आप यहां पे उसको बोल सकते हैं ये वापस लो। लेकिन अगर आप खुद गलत चुनाव करते हैं, ऐसे केस में आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बताई गई है। फिर अगर पेटेंट नेम देख के आपने खरीदा था, तो आप फिर से सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने एक नाम बता के खरीदा कि मेरे को ओप्पो चाहिए, ओप्पो F17, आपने वो खरीद लिया। अब वो आपके काम नहीं आ रहा है, आपको जो काम चाहिए था, तो आप यहां पे उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेलर के ऊपर थोड़ी रिलाय कर रहे थे। आप तो वो पर्टिकुलर ब्रांड नेम या पेटेंट नेम पे रिलाय कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में आप सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है रीसेलेबिलिटी। आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो ऐसी होना चाहिए जो खरीदी बेची जा सके। भले ही आप खरीदना बेचना नहीं चाहते, बट फिर भी इट शुड बी मर्चेंटेबल। मैं अगर कार का हॉर्न खरीदने जाता हूं, तो वो हॉर्न कार के लायक होना चाहिए। मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं मुझे एक हॉर्न चाहिए, तो वो हॉर्न कार जैसा होना चाहिए, जैसे कार का हॉर्न बजता है उस प्रकार से बजना चाहिए। सो कार का हॉर्न है तो कार जैसा बजना चाहिए। अगर वो स्कूटर जैसा बजता है, तो आई कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। सो इट शुड बी मर्चेंटेबल। कार का हॉर्न बोल के अगर मैं वो बेचूंगा, तो लोग खरीदने को तैयार होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बेचने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, बट फिर भी इट शुड बी मर्चेंटेबल, इट शुड बी सेलेबल, इट शुड बी रीसेलेबल, वापस बेचा जा सके। जैसे आप फ्रिज खरीद रहे हैं, फ्रिज का काम है ठंडा करना, ठंडा करना चाहिए। अगर वो ठंडा नहीं करता है, सिर्फ लाइट जलती है उसमें, तो कोई काम का नहीं। अलमारी जैसा थोड़ी यूज करोगे आप उसको। तो ऐसे केस में वो कोई काम का नहीं रहता। और इसीलिए ऐसे केसेस में अगर वो मर्चेंटेबल नहीं है, ठंडा ही नहीं करता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। देन इंप्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जब आप सैंपल देके गुड्स खरीदते हैं, तो सैंपल से मैच होना चाहिए, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इंस्पेक्ट करने की कि जो गुड्स हमने खरीदा है वो गुड्स क्या हमारे काम के हैं या नहीं है। इंस्पेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो मंगाया था वही आया या नहीं आया। ठीक है, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब होता है छुपा हुआ डिफेक्ट। तो जो डिफेक्ट रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं लगता, जैसे कि फ्रिज ठंडा करता है या नहीं करता, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप फ्रिज को यूज करोगे। अगर आप यूज नहीं करते हैं और सिर्फ उसको खोल के देखते हैं, तो आपको समझेगा भी नहीं कि इसमें कोई डिफेक्ट है। सो लेटेंट डिफेक्ट मीन्स जो छुपा हुआ है, जो आपको रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं लगता, जो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप गुड्स को यूज नहीं करोगे। फिर एम्प्लॉयड वारंटीज, वारंटीज में क्या क्या है, यानी यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बट यू कैन सर्टनली क्लेम द डैमेजेस। सो इम्प्लाइड वारंटीज में द बायर मस्ट गेट द क्वाइट पोजीशन। तो बायर मस्ट गेट द क्वाइट पोजीशन का मतलब है बायर को आसानी से, शांति प्रिय तरीके से उसको पोजीशन मिल जाना चाहिए गुड्स का। जैसे कि समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी को किराए से दिया था एक कार दिया था हायर पे, और मिस्टर ए ने ये कार सी को बेच दिया। जब बी का राइट था ही, 1 महीने तक बी के पास रहना चाहिए था, बट सी को बेच दिया। अब यहाँ पे सी को जाके यहाँ से झगड़ा करके लेके आना पड़ा कार। अब यहाँ दोनों का पोजीशन डिस्टर्ब हो गया, बी का भी और सी का भी। बोथ द पार्टीज कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए, दोनों ही व्यक्ति डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है किसी का चार्ज, किसी का अधिकार। जैसे समझो ए गया था बैंक के पास, और बैंक से उसने लोन लेके आया और एक कार खरीदा। ये कार ये बेच देता है बी को। बी को बताया नहीं लोन के बारे में, बैंक को पता लगा कार तो बी को बेच दिया। बैंक उससे पैसा वसूल करके आती है। समझो 20,000 रुपए का लोन बचा था, 20,000 रुपए बैंक ने वसूल किया। अल्टीमेटली यहां पे भी ए विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट टू बी, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर वारंटी फॉर क्वालिटी और यूज बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। कभी कभी आप यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से गुड्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदते हैं, तो जब आप कपड़े खरीदते हैं, तो देख के आपको पता लगता है 40 नंबर है तो 40 नंबर मुझे होता है, तो मुझे रीजनेबली फिट होना चाहिए। रीजनेबली, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी ये नहीं बोल सकते, बट रीजनेबली फिट होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल फिट नहीं है, तो आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हैं। हाँ, एकदम ही बकवास है तो फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, वहां पे फिर कंडीशन टूटी है। बट अगर थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है, तो ऐसे केसेस में आप उसको फिटिंग करवा के ले सकते हैं, या फिटिंग करवाने का पैसा ले सकते हैं।
फिर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स डेंजरस नेचर के हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि ये डेंजरस नेचर के हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो ऐसे केसेस में आपको उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज वगैरह है, अगर किसी का नुकसान होता है तो बताना पड़ेगा। जैसे कि ये एक डीओ की बॉटल है, उसमें लिखा है एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ये तो खैर सेल के लिए नहीं है, ये टेस्टर है, टेस्टर भी होते हैं, नॉट फॉर सेल। तो रहता है, तो मेरा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट मेरे को टेस्टर ही देता है, मैं टेस्टर से ही पूरी अपनी पूरे साल निकल जाता है, तो इतने सारे टेस्टर लाके देते रहता है, तो रहता है, तो है ऐसा। तो हाँ, डेंजरस नेचर, तो डेंजरस नेचर है तो इसमें लिखना पड़ता है कि भाई ये इनफ्लेमेबल है, इससे आग लग सकती है, ज्वलनशील पदार्थ है ये, तो ये चीज इसमें लिखी होती है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर, केवे टेम्पटर का मतलब है बायर्स बिवेयर। तो जो भी चीज आप खरीद रहे हैं वो चीज सिलेक्ट करने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसको हम बोलते हैं केवे टेम्पटर। आप कुछ गलत चॉइस करते हैं, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द सेलर, आप सेलर को नहीं बोल सकते कि भाई तुमने क्या गुड्स दे दिया। जब आपने कोई चीज खरीदा था तो आपने खुद ने सोच समझ के खरीदा था, आप उसके लिए सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्रिन ऑफ बायर्स बिवेयर या फिर केवेट एम्प्टर। ये ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सेक्शन 16 में बताई गई है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर इज नो सच इंप्लाइड कंडीशन कि गुड शुड बी रीजनेबली फिट फॉर योर पर्पस, गुड शुड बी ऑफ द प्रॉपर क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस। सो आप अगर कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, बल्ब का एग्जांपल, तो वो बल्ब आपके लायक है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। आपने छोटा बल्ब लेके आया और वो रोशनी नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए सेलर को नहीं चिल्ला सकते, बायर बिवेयर। आपने गलत कपड़े सिलेक्ट कर लिए, आप उसके लिए सेलर को नहीं चिल्ला सकते अरे ये तो स्लीवलेस है, आपने खुद सिलेक्ट किया। सो ऐसे केसेस में आप सेलर को नहीं चिल्ला सकते, ठीक है। लेकिन ये नहीं लगेगा अगर आगे के कुछ पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, तो मींस बायर बिवेयर के एक्सेप्शन है। क्या है? वही है जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, जब आपने बताया था कि भाई क्यों चाहिए आपको गुड्स, आप उसके सेलर के जजमेंट पे रिलाय करते हैं एंड ये उसका बिजनेस है। फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेड यूसेज, अभी जस्ट ऊपर देखा। सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर सेलर फ्रॉड करता है तो ऐसे केसेस में बायर बिहेवियर की कंडीशन नहीं लगती। जैसे आप जाते हैं, आप एक ड्रेस पसंद करते हैं, वो ड्रेस स्लीवलेस था, आपने बोला नहीं नहीं स्लीवलेस नहीं चाहिए हमको, वो बोलता है नहीं नहीं सर इसमें अंदर स्लीव्स है, आप उसको लगवा सकते हैं। अब उसने झूठ बोला, आपने लेके आए उसके अंदर कोई स्लीव्स नहीं निकली, तो ऐसे केसेस में आप यहां पे बोल सकते हैं कि ये झूठ धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, मैं इसको कैंसिल करूंगा। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर बिवेयर वाली कंडीशन नहीं लगेगी। वेयर द सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट, जब जानबूझकर एक डिफेक्ट को छुपाया जा रहा है बाय द सेलर, सेलर एक्टिवली कोई डिफेक्ट को कंसील कर रहा है, सो ऐसे केसेस में भी ये नहीं लगेगा। जैसे एक शर्ट है, वो शर्ट को उसने फटी हुई थी, उसने रफू कर दिया और उसको बेच डाला, तो ऐसे केसेस में इट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट। और सेल बाय सैंपल, यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए प्रॉपरली। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, सो ओनरशिप कैसे क्या ट्रांसफर होती है एक बार जल्दी जल्दी हम देखते हैं। सो ओनरशिप ट्रांसफर होने का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देखना क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है ये देखना कि कब तक के सेलर ओनर था, कब तक के बायर ओनर हो चुका। सो ये क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, जहां जहां रिस्क जाएगा वहां वहां प्रॉपर्टी जाएगी। उल्टा बोलना चाहिए वैसे, जहां जहां प्रॉपर्टी जाएगी, ओनरशिप जाएगी, वहां वहां रिस्क जाएगा। लेकिन हाँ, आप चाहो तो इनको अलग कर सकते हैं, रिस्क और प्रॉपर्टी को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्री करके करो, यूसेज ऑफ ट्रेड से करो, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं करोगे तो जो व्यक्ति ओनर है उसका रिस्क रहता है। फिर एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी वो ले सकता है जो व्यक्ति ओनर है। मैं ओनर हूं तो मैं थर्ड पार्टी के ऊपर एक्शन लूंगा अगर मेरे गुड्स का कोई नुकसान करता है तो। इंसॉल्वेंसी में गुड्स लेके जा सकते या नहीं जा सकते, ये चीज कैसे पता लगेगी, ये चीज भी पता लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसके गुड्स वो लेके चला जाएगा। सूट फॉर प्राइस, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो केस फाइल नहीं किया जा सकता फॉर प्राइस। जैसे एक सेलर था, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा था, अगर बायर ओनर हो चुका है तभी यहां पे प्राइस क्लेम किया जा सकता है। अगर बायर ओनर नहीं हुआ था तो सेलर प्राइस मांगेगा तो बायर मना कर देगा, बायर बोलेगा भाई तुम्हारे गुड्स है मैं क्यों पैसा दूं, तो वहां पे फिर वो पैसा देने से मना कर सकता है।
ओनरशिप कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पहला वाला पॉइंट। अलग अलग प्रकार के गुड्स पे अलग अलग प्रकार से ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहला केस, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स में, अनआइडेंटिफाइड गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होती है सिर्फ तब जब गुड्स असर्टेन होंगे। जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होते ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। गुड्स असर्टेन कैसे होंगे? बाय वैलिड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर या बाय बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा असर्टेनमेंट किया जा सकता है, या तो सेलर करेगा या बायर करेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, आप जाते हैं समझो पेड़े खरीदने, आप बोलते हैं भैया आधा किलो पेड़े दे दो। वो क्या करता है, डब्बा उठाता है और उसके पास ट्रे में बहुत सारे पेड़े हैं। ये क्या है, ये जो बहुत सारे पेड़े हैं ये है अनअसर्टेन गुड। उसमें से थोड़े थोड़े निकाल के रखते जाता है, इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। जैसे एप्रोप्रिएट होते जा रहे हैं वो असर्टेन होते जा रहे हैं। सो एप्रोप्रिएशन से असर्टेनमेंट होगा। अब यहां पे एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? आइदर सेलर कर रहा है बाय द एसेंट ऑफ बायर, या फिर कभी कभी आप खुद करते हैं। जैसे आप आलू खरीदने जा रहे हैं, वो आपकी तरफ टोकनी फेंक देगा, आप आलू खुद सिलेक्ट करोगे, असर्टेनमेंट कर रहे हो आप इसका। ठीक है, तो आप असर्टेन करते हैं, उसको अलग निकाल के रखते हैं। तो आप गुड्स को असर्टेन कैसे कर सकते हैं? तो या तो सेलर करेगा विद द एसेंट ऑफ बायर या बायर करेगा विद द एसेंट ऑफ सेलर। तो दोनों ही तरफ से असर्टेनमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए, और एसेंट में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एसेंट आपने दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ये मान लिया जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मान लिया जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखो, जब तक के गुड्स अप्रोप्रिएट नहीं होते, असर्टेन नहीं होते, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती इन अनअसर्टेन गुड्स। सो अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सिर्फ तब ट्रांसफर होगी जब गुड्स असर्टेन होंगे। असर्टेन कैसे होंगे? बाय वैलिड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर गुड्स पूरे रेडी है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है यहीं पे, सेलर के प्लेस पे। सेलर की फैक्ट्री है, वहीं पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। और बायर जो है, बायर यहीं से रिस्क पूरा बेयर करता है, क्योंकि यहां ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और इसीलिए रास्ते का पूरा अगर नुकसान होता है, कुछ रास्ते में अगर गुड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो ऐसे केसेस में जिम्मेदारी किसकी होगी? बायर की होगी। ठीक है, तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डेटोरिएशन ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट। ठीक है, ये अपन आगे फिर से पढ़ने वाले हैं। यहां एक और ध्यान रखो, क्योंकि यहां से लाने की जिम्मेदारी थी बायर की, सो यहां पे जो कैरियर है, कैरियर बिकम्स द एजेंट ऑफ बायर। ठीक है, ये जनरल रूल है। अगर यहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है तो रूल बदल जाएगा, नहीं तो ये रूल परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करना मींस क्या? मींस हमने बोल दिया है ट्रक वाले को कि भैया बी को तभी गुड्स देना जब वो पैसा देगा। दिस इज कॉल्ड एज रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो ऐसे केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक के वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, पेमेंट नहीं होगा, वो अपन देखते हैं आगे। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स यानी आइडेंटिफाइड गुड्स। यहां ध्यान रखो, असर्टेन एज वेल एज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को भी यही रूल लगता है। सो असर्टेन गुड्स है या स्पेसिफिक गुड्स है, तो ऐसे केसेस में ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी? पहली चीज तो है, जैसा वो लोग ट्रांसफर करना चाहें वैसा करेंगे, जब चाहें तब करेंगे। फिर इट विल बी एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर आप इन चीजों के हिसाब से पता नहीं कर पा रहे हैं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तो फिर आप आगे वाले रूल्स बताओगे, आगे वाले रूल्स लगाओगे। पहली चीज, व्हेन द स्पेसिफिक गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में भी है। आपने टीवी देखा, आपने बोला मुझे यही वाला टीवी चाहिए, टीवी पैक होके रखा हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट, पैक्ड रखा हुआ है पूरा, मुझे यही चाहिए। तो ऐसे केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हैं वैसे के वैसे आप उसको उठा के ले जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। सो डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तुरंत, एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। फिर अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने के हैं, अब लाने के हैं इसका क्या मतलब है? मींस गुड्स रेडी हैं, स्पेसिफिक है, बट वो डिस्प्ले पे लगे हैं। आपने बोले मुझे यही वाले गुड्स चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स, बट टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। तो ये तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाते और जब तक आपको बताया नहीं जाता। वो बोलेगा दुकान वाला, ठीक है साहब मैं निकाल के पैक करके रखता हूं,
निकालेगा, पैक करेगा, आपको बताएगा कि आपके गुड्स रेडी हैं। जैसे ही बताया उसने, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्स वहीं के वहीं रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ट्रांसफर होना अलग चीज है, पैसा देना अलग चीज है। पैसा अलग दिया जा सकता है, गुड्स अलग ले जाए जा सकते हैं, ओनरशिप अलग ट्रांसफर होती है। फिर अगर स्पेसिफिक गुड्स है जो कि डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, बट उस पर कुछ कार्य करना बचा हुआ है, तो कभी कभी हो सकता है कि स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट भी है, बट कुछ कार्य करना बचा है फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कई बार क्या होता है, फैक्ट्री का गेट होता है, वो गेट में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, यहाँ पे ट्रक आता है, ट्रक इस पे खड़ा होता है, ट्रक जाएगा फिर फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ट्रक जाता है, यहां से भर के वापस आता है। पर यहां पे पैक कब हो गया, ट्रक जब अंदर आया तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे आ गए, इसके ऊपर रख दिए, तो गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, पर ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका वेट निकालना बचा होता है। ये प्लेटफॉर्म पे जब ट्रक आता है, खाली ट्रक, तो खाली ट्रक जब आता है उसका वेट करते हैं, फिर अंदर जाता है, भर गया, डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, फिर वो आएगा फिर से इस प्लेटफॉर्म पे और फिर भरे ट्रक का वजन निकाला जाएगा। फिर भरा ट्रक माइनस खाली ट्रक इज इक्वल टू वजन ऑफ गुड्स, तो गुड्स का यहां से वजन आता है। अब जब तक ये वजन नहीं निकाला जाएगा तब तक प्राइस नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पे अगर आप देखो तो इवन इफ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, रेडी हैं, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि उसका वजन ना निकाल लिया जाए। तो वो चीज करना भी जरूरी होता है, वजन वगैरह निकालने टाइप चीज भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये वजन निकालेंगे और बताएंगे कि भैया आपके गुड्स का इतना इतना वजन आया है, तब जाके यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल बाय अप्रूवल। सेल बाय अप्रूवल में क्या होता है, यहाँ पे आप गुड्स लेके जाते हैं, पर आप बोलते हैं कि देखो भाई हमको पसंद आएंगे तो रखेंगे, बिकेंगे तो रखेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। जैसे कि मैं फटाके की दुकान लगाता हूँ, अब मैं जाता हूँ नॉर्मल से फटाके खरीद के लेके आता हूँ, लेकिन मेरे को आगे वाला बोलता है अरे साहब ये वाला फटाका ले जाओ, बहुत जबरदस्त है, ये ऐसा ऊपर जाएगा और ऐसा ऐसा फूटेगा। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, ऐसे फैंसी आइटम्स बिकते नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। वो बोलता है अरे साहब लेके तो जाओ, पैसे मत दो, लेके जाओ, कुछ टाइम देखो, नहीं बिके तो वापस कर देना। सो मेरे को दे दिया उसने, दिस इज अ सेल बाय अप्रूवल। सेल किया उसने, दिया मुझे, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। मैंने गुड्स भी ला लिया, हो सकता है पैसे भी दे दिया होगा, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? पहली चीज, जब मैं अप्रूवल दे दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मैं ये गुड्स रखने को तैयार हूं, ओनरशिप ट्रांसफर। दूसरी चीज, मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, रिजेक्ट करना है मेरे को विद इन द टाइम अलाउड। उसने बोला था 10 दिन में बताना, तो 10 दिन में मैंने रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं किया मान लिया जाएगा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। या फिर कुछ अगर टाइम नहीं बताया था तो रीजनेबल टाइम बीत गया, मान लिया जाएगा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी चीज, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं जो कि एक ओनर करता है, आई अडॉप्ट द ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैं उसको रीसेल करना चालू कर देता हूं, या मैं उसको प्लेज कर देता हूं, गिरवी रख देता हूं, सो ऐसे केसेस में मान लिया जाएगा कि आई हैव एक्सेप्टेड द ओनरशिप। तो ओनरशिप ये 3 केसेस में यहां ट्रांसफर होगी। और जब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया जाता है तो क्या होता है, इसको जानने के लिए हम पहले जो समझेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ये दर्शाता है कि ओनरशिप किसकी है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी गुड्स भेजे जाते हैं, गुड्स जाते हैं थ्रू ट्रक, तो ये सेलर होता है। सेलर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में जाके गुड्स दे देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस वाले क्या करते हैं, इसको ट्रक में लोड करेंगे और ये चिट्ठी बना के देते हैं। इस चिट्ठी को हम बोलते हैं बिल्टी, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये चिट्ठी के 4 हिस्से होते हैं, एक खुद रखते हैं, एक इसके पास देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, और ये ट्रक इधर जाता है, पहुंचेगा ट्रक, इस पे गुड्स रखे हुए हैं, और यहां पे एक और ट्रांसपोर्टेशन का ऑफिस होता है, उनका ही दूसरी ब्रांच होगी। यहां से फिर बायर आके गुड्स ले जाता है। अब ये ट्रक ड्राइवर को या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को कैसे पता लगेगा कि इसको गुड्स देना है? ये होता है बिल्टी के थ्रू। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें से एक हिस्सा ये भेज देता है टू द बायर, और बायर को जैसे ये डॉक्यूमेंट मिल गया,
अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस वाला है इसके पास भी सेम डॉक्यूमेंट है, या ट्रक वाला के पास रहेगा। अगर इनका ऑफिस नहीं है उस जगह पे तो ट्रक वाले के पास डायरेक्टली दे दिया जाता है। इनके पास भी सेम डॉक्यूमेंट है। अब ये ट्रक वाला या ट्रांसपोर्टेशन वाला ये व्यक्ति को भले नहीं पहचानता, लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट को पहचानता है, और वो जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसको गुड्स दे देगा। वो पूछेगा भी नहीं कि आप कौन हो। यहाँ पे अगर कल चल के इसको सेल करना है तो ही कैन रीसेल इट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट वो ट्रांसफर करके सेल भी कर सकता है टू एनी अदर पर्सन। फिर जो बायर रहेगा वो जाके गुड्स लेके आ सकता है। सो अल्टीमेटली ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या दर्शा रहा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ये दर्शा रहा है कि किस व्यक्ति को गुड्स लेने के अधिकार है, किस व्यक्ति को अधिकार है कि गुड्स का ओनरशिप या पोजीशन उसको मिल जाए। सो ये दर्शाता है। सो अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स बताता है। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ये दोनों अलग चीजें हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप ट्रांसफर करके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप ट्रांसफर करके ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आप वो आपको बताता है कि ओनर कौन है। जैसे कि आपके कार की आरसी बुक, ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। क्या मैंने अगर आरसी बुक आपको दे दिया तो आप ओनर बन गए? नहीं। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बट वहीं मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको दे दिया तो आप ओनर बन जाते हैं गुड्स के। जैसे यहाँ पे लॉरी रिसिट, इसको हम लॉरी रिसिट बोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लॉरी रिसिट बोलते हैं। अगर आप ट्रेन से भेजेंगे तो यहाँ पे रेलवे रिसिट बनेगी। मल्टी मोड से भेजेंगे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट बनेगा। आप वारफिंजर्स के थ्रू भेजेंगे वारफिंजर्स सर्टिफिकेट बनेगा, डिलीवरी नोट बनेगा। तो ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जो ये दर्शाते हैं कि आपको गुड्स ले जाने का अधिकार है। सो इनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है। राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करने का क्या मतलब है? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करने का मतलब है जब हमने बोल दिया था कि भाई गुड्स लेके जाओ, लेकिन तभी इसको गुड्स देना जब वो पैसा देगा। कैसे किया जा सकता है? तो हमने ट्रक ड्राइवर को बोल दिया हम गुड्स भेज रहे हैं। हमने ट्रक वाले को बोला कि भाई एक काम करना, तुम गुड्स लेके तो जाओ, लेकिन ये जो पांडे जी है बायर हैं, बायर को गुड्स को हाथ भी नहीं लगाने देना जब तक पैसे नहीं मिलते। पहले इनसे पैसा लेना, फिर तुम गुड्स उनको देना। सो यहां पे हम बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है। आपका जनरल रूल क्या है? जनरल रूल बोलता है कि यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया जाएगा, ध्यान रखो, कैरियर विल नॉट बिकम द एजेंट ऑफ बायर, कैरियर विल इनफैक्ट बिकम द एजेंट ऑफ सेलर। और यहां पे जब गुड्स यहां पहुंच भी जाएंगे तो भी ओनर नहीं बनता बायर। तब तक ओनर नहीं बनेगा जब तक कि वो पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडीशन दी गई है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल खुद के नाम से ले लेते हैं, या हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेके अपने एजेंट को या बैंक को दे देते हैं, और बैंक को बोलते हैं कि तुम ये डॉक्यूमेंट इसको देना जब ये आपको पेमेंट करेगा। तो जब ये कंडीशन पूरी होगी ना, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने एक्चुअल में गुड्स ले भी लिया है, तो भी ये ओनर नहीं है, वो सिर्फ एज एजेंट ऑफ सेलर करके वो होल्ड कर रहा है। सो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब ये कंडीशन पूरी होगी। कभी कभी हम इसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज जोड़ के भेज देते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सो ओनरशिप जब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है तब ट्रांसफर नहीं होती नॉर्मल प्रकार से। वहां पे जो कंडीशन लगाई गई थी, जब वो कंडीशन पूरी होगी तभी जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ऐसा है। सो ये यहां पे बताया। फिर टाइटल कब कब कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है? बेसिक रूल है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, मींस नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल व्हिच ही डज नॉट possess, नो वन कैन ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स जो उसके पास है नहीं। तो उसके अगर खुद की ओनरशिप है तो बेच सकता है, खुद की ओनरशिप नहीं है तो नहीं बेच सकता। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपल। स्टॉपल से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे मैं हूं, मेरे सामने आप मेरी कार बेच रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। अब मेरा काम क्या था? मैंने आपको मना करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। मेरे आंखों के सामने आपने कार बेच दिया इस व्यक्ति को। कल चल के मैं मना करना चाहूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं,
क्योंकि मैंने तब मना करना चाहिए था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। अगर मैंने उस टाइम पे मना नहीं किया तो ये पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप नॉन ओनर होते हुए भी यहाँ पे चीज को सेल कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल है एक ओनर ही सेल कर सकता है, बट यहां पे नॉन ओनर होते हुए भी आपने सेल कर दिया, ऐसे केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टू द बायर, अगर वो गुड फेथ में चीज खरीदता है तो। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट यानी बिजनेस एजेंट होता है। बिजनेस एजेंट वो होता है जिसको एक प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा है बेचने के लिए। इसको गुड्स सेल करने की अथॉरिटी होती है, बाय करने की, प्लेज करने की, कंसाइन करने की अथॉरिटी होती है। समझे इसने थर्ड पार्टी को कोई गुड्स बेच दिया, सेल कर दिया। अब उसको हमने मना किया था, हमने बोला था बेचना नहीं जब तक हम नहीं बोलेंगे, बट उसने बेच दिया, तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? द आंसर इज यस। यहां पे भी एजेंट जो है ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, एक्चुअल ओनर तो प्रिंसिपल होता है, बट फिर भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे पूरे राइट्स प्राप्त हो जाते हैं अगर वो गुड फेथ में खरीदता है तो। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट। फिर सेल बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। जब एक से ज्यादा ओनर है, बहुत सारे ओनर है, तो ऐसे केस में सबसे पूछ के ही बेचना चाहिए। समझो मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर कार खरीदे थे, तो मैं अगर बेच देता हूं तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? द आंसर इज यस। इवन इफ द अदर जॉइंट ओनर इज नॉट अवेयर, फिर भी यहां ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। फिर सेल ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट में समझो एक व्यक्ति था, भाई था, भाई ने आके मेरे से कार खरीद के ले गया और 2 करोड़ की कार के बदले मेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए देके गया। यहां पे लेकिन इसने जाके अगर आगे वाले को बेच चुका है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ही बिकम्स दी ओनर अगर ये गुड फेथ में खरीदता है तो। ऑफ कोर्स मैं इससे पैसा जरूर क्लेम कर सकता हूं, जो भी नुकसान हुआ है वो, बट अल्टीमेटली आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओनरशिप हैज पास टू द बायर। ठीक है। देन सेल बाय सेलर इन द पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। क्या बोल रहा है? सेल बाय सेलर, सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। आफ्टर सेल मींस बायर इज द ओनर। बायर ओनर हो चुका है, गुड्स रखे हैं अभी भी सेलर के घर पे, सेलर के दुकान पे। सेलर ने सेकंड व्यक्ति को बेच दिया और इसने गुड फेथ में खरीद लिया, तो ऐसे केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इवन इफ ओनर ये था, बट फिर भी सेलर कैन सेल द गुड्स, सेल हो गया। ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट सेल बाय बायर इन पोजीशन, जहां पे बायर जो है, बायर को पोजीशन मिला है और सेलर इज द ओनर। सेलर को अभी तक के ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है सेलर ने, सेलर इज द ओनर। तो ऐसे केसेस में बायर इसको अगर बेच देता है और ये व्यक्ति गुड फेथ में खरीदता है, तो ओनरशिप यहां पे भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा है। अनपेड सेलर कुछ केस में बेच सकता है, अगले इसमें देखने वाले हैं अपन आगे के चैप्टर में। और सेल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जैसे मैंने समझो गिरवी रखा था कोई चीज, अगर मैं वो उसका पैसा नहीं चुकाता हूं तो आगे वाला चीज को बेच सकता है। वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स कुछ केस में बेच सकता है, जब 2/3 से ज्यादा उसको पहुंचाने का खर्चा है तब, या फिर जब पेरिशेबल नेचर के गुड्स हो तब। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं और अब पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म करके ही ब्रेक लेंगे अपन। थोड़े से बच्चे कम हो रहे हैं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चलो। डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है? डिलीवरी या तो एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी का क्या मतलब है? एक्चुअल डिलीवरी मींस आपने एक्चुअल में जाके गुड्स दे दिए। जैसे मैं मोबाइल दे रहा हूं, मोबाइल आपको दे दिया, पैसे आपसे ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब है? सिंबॉलिक डिलीवरी यानी मींस ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजेशन मैंने दे दिया हूं, मैंने आपको चाबी दे दिया हूं कार की, तो उसका मतलब यह है कि मैंने आपको कार दे दिया, तो इट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस जो एक्नॉलेजमेंट से होती है, आपने चीज जहां थी वहीं रहने दिया लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जैसे आप खरीदने गए थे केक, आपने केक खरीदा, लेकिन आप आगे वाले को बोलते हैं, सेलर को बोलते हैं भैया इसको अभी का अपने ही पास रखो। आपने खरीद लिया, डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी है पूरे, आपने पैसा भी दे दिया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि भैया अभी अपने पास रखो, मैं आता हूं थोड़ा और लेके जाऊंगा। तो ऐसे केसेस में मान लिया जाएगा डिलीवरी हो गई, भले वहीं रखे हैं केक,
सेलर के पास था, अभी भी सेलर के पास ही रखा है, तो भी मान लिया जाएगा डिलीवरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो ये डिलीवरी होती है बाय एक्नॉलेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट होती है। फिर ये कैसे हो सकती है? ये या तो सेलर खुद एक्नॉलेज कर रहा है, या बायर कर रहा है, या फिर थर्ड पर्सन कर रहा है, तीनों प्रकार से हो सकता है। रूल्स फॉर डिलीवरी, इसको बहुत ऊपर ऊपर में बताता हूं। ड्यूटी टू डिलीवर, सेलर की ड्यूटी है डिलीवर करना। पेमेंट एंड डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशन है, साथ साथ होना चाहिए। मोड ऑफ डिलीवरी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक तीनों हो सकती है। पार्ट डिलीवरी अगर की है तो वो पता लगेगा अपने को कि पार्ट डिलीवरी की है तो क्या पूरा दिया है या आधा दिया है, कैसे पता लगेगा? सो समझो आप जाते हैं दुकान में गुड्स खरीदने, आपको 10 किलो शक्कर चाहिए था, वो बोलता है ये 10 किलो मैंने पैक करके रख दिया, 2-2 किलो के 5 पैकेट। आप बोलते हैं मैं अभी एक लेके जाता हूं और बाकी मैं थोड़ी देर में लाके किसी को भेज देता हूं, उससे मंगा लेता हूं। सो यहाँ पे मान लिया जाएगा आपने पूरे गुड्स ला लिए, क्योंकि इसने पूरे गुड्स रेडी कर दिया था। दूसरा केस होगा, ये व्यक्ति बेचने को तैयार है, लेकिन ये बोलता है मैं अभी एक पैकेट आपको दे देता हूं, बाकी 4 पैकेट मैं गोडाउन से मंगा के देता हूं। सो यहाँ पे माना जाएगा सिर्फ इसी की एक ही की डिलीवरी कंप्लीट हुई है। फिर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जब तक बायर मांगेगा नहीं तब तक सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव द गुड्स। प्लेस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए जहां पे गुड्स बने हैं या जहां पे गुड्स रखे हैं, यानी फैक्ट्री प्लेस, तो फैक्ट्री में होना चाहिए। फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसा एग्री किया वैसा, अगर कुछ एग्री नहीं किया था तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पिज्जा की बात कर रहे तो आधा घंटा, 1 घंटा। कार की बात कर रहे 10 दिन, 15 दिन, तो अलग अलग टाइम हो सकता है। गुड्स इन पोजिशन ऑफ थर्ड पर्सन है तो इट विल बी डिलीवर्ड बाय एक्नॉलेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी देने के लोडिंग के खर्चे जो रहेंगे, लोडिंग के खर्चे कौन बेयर करेगा? सेलर। और अनलोडिंग के जो खर्चे रहेंगे, अनलोडिंग के खर्चे बेयर करेगा बायर। डिलीवर ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी में दिया गया है, फिर वो भले शॉर्ट डिलीवरी हो, फिर वो भले एक्सेस डिलीवरी हो, फिर वो भले मिक्स डिलीवरी हो, तो ऐसे केसेस में आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जितना मंगाया था उतना एक्सेप्ट करो, बाकी का रिजेक्ट करो। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज वैसे तो नहीं करना चाहिए। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज आर नॉट अलाउड अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी करेंगे तो ऐसे केसेस में, अगर एग्री किया था समझो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, और एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ब्रीच हो जाता है, तो सवाल ये आता है कि आगे का कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो इट विल डिपेंड। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। आप इसके बाद का अगर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी टू कैरियर और वार्फ इंजर, इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी टू द बायर, क्योंकि कैरियर और वार्फ इंजर बिकम्स द एजेंट ऑफ द बायर, एजेंट मान लिया जाता है। बायस रिस्क फॉर डिटेरिएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में कुछ नुकसान होता है, जैसे कि शिप से गुड्स जा रहे थे और गुड्स में मॉइस्चर के कारण कोई नुकसान हो गया, सो ये नुकसान जो है नेसेसरली इंसिडेंशियल टू द ट्रांजिट है, वो तो होना ही है। तो ऐसे केसेस में ये बायर बेयर करेगा। ठीक है, अगर सेलर ने प्रॉपर पैकिंग वगैरह कर दिया था, डिलीवरेबल स्टेट में ला लिया था, फिर भी नुकसान हो गया, तो वो नुकसान जो है वो बायर का होगा। बायर को राइट होता है एग्जामिन करने का गुड्स को, जब गुड्स आए हैं तो उसको अधिकार होता है कि वो गुड्स को चेक करे। डिलीवरी हो गई इसका ये मतलब नहीं कि गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, बायर उसके बाद भी वापस कर सकता है गुड्स, अगर उसको सही नहीं लगते हैं तो एक्सेप्ट किया कब माना जाएगा? जब वो बता देता है एक्सेप्ट किया, या वो रिटेन कर लेता है, या वो अडॉप्ट कर देता है ट्रांजेक्शन को। बायर अगर रिजेक्ट करता है तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, अगर ये राइटफुल रिजेक्शन है तो। राइटफुल रिजेक्शन का मतलब है बायर को अधिकार है गुड्स रिजेक्ट करने का, और उसने रिजेक्ट किया, तो ऐसे केसेस में वो वापस करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। बट अगर रॉन्गफुल रिजेक्शन है तो ऐसे केसेस में ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, बाकी प्राइस का कंसेप्ट आपको पता है, प्राइस कैसे कैसे होते हैं। एफओबी, एफओबी यानी आपने ट्रक पे लाके रख दिया। एफएएस, ट्रक के साइड में लाके रख लिया था। सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, यानी यहां तक पहुंचने का खर्चा, या फिर एक्स शिप। इस प्रकार के 4 प्राइस यूज किए जाते हैं जो आपको पता है। राइट्स ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ बायर में कुछ सिंपल राइट्स है, बायर को कुछ राइट्स मिलते हैं। नॉर्मल राइट्स है,
सेलर में ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रीच हो सकता है? उसने गुड्स नहीं पहुंचाया, उसने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट या गलत गुड्स पहुंचा दिया। बायर को ऐसे केसेस में राइट है, एक तो सूट फॉर नॉन डिलीवरी, केस फाइल कर सकता है वो कि डिलीवर नहीं हुए गुड्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर रेयर आर्टिकल्स थे तो बायर बोल सकता है जबरदस्ती परफॉर्म करो। ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी टूटी है और नुकसान हो रहा है गुड्स का तो उतना वो प्राइस रिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पूरा प्राइस खत्म हो गया उसमें, तो वो पैसा देने से सीधा सीधा मना भी कर सकता है। और अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो ही कैन इवन क्लेम द एक्सेस। सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच, अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है, जैसे कि 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था लेकिन वो 5 तारीख को आके बता देता है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पे फिर भी इसके पास ऑप्शन होगा, ही कैन आइदर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट और ही कैन वेट फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। सूट फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस, ये जब उसने एडवांस पे किया है, ऑलरेडी पे किया है एडवांस, तो ऐसे केसेस में ही हैज अ राइट टू रिकवर द प्राइस। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। अनपेड सेलर कौन है? अनपेड सेलर वो है जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है ऑफ द सेल प्राइस, और जिसको पैसा मिला था इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो डिसऑनर हो गया। अनपेड सेलर को दो प्रकार के राइट्स मिलते हैं, पहला है राइट अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा है राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। राइट अगेंस्ट गुड्स में राइट्स ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, और राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली में सूट फॉर प्राइस, नॉन डिलीवरी, रेपुडिएशन एंड डैमेजेस। लीन क्या होता है? लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द पोजीशन। सो लीन कब मिलती है आपको? जब तक आपका पोजीशन है तब तक आपको लीन मिलेगी, एक बार पोजीशन गया तो आपको लीन नहीं मिल सकती। सो राइट ऑफ लीन क्या होता है बताता हूं। सो जब सेलर गुड्स भेजता है, जैसा कि आपको पता है वो ट्रक के थ्रू भेजे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास भेजेगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वाले इसको ट्रक के थ्रू भेजेंगे और ये पहुंचते हैं, यहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन का ऑफिस होगा और यहां से लेके जाएगा बायर। राइट ऑफ लीन कब मिलता है? जब तक कि इसका पोजीशन है तब तक इसको मिलेगा राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब है राइट टू रिटेन द पोजीशन, जब तक उसका पोजीशन है तभी तक मिल सकता है। एक बार पोजीशन गया तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिल जाएगा, ट्रांजिट चालू हो गया और ट्रांजिट चालू हुआ तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसको मिल जाता है। अब राइट ऑफ लीन कब मिलता है? राइट ऑफ लीन मिलता है या तो एक कैश सेल के केस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बायर इज द ओनर, फिर भी आप ये लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। भले ही बायर ओनर बन चुका है तो भी आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होंगी तब तो आप गुड्स रख ही सकते हैं, पर हो भी गई है तो भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश सेल, एप्पल वाला एक एग्जांपल, जिसमें आपको भूख लगी, आप जाते हैं नीचे, आपको एक एप्पल वाला दिखता है, आप बोलते हैं भैया मुझे एक पाव एप्पल दे दो, वो एप्पल तौलता है, अलग निकाल के रख देता है। अब आपके पास पैसे नहीं थे, आप बोलते हैं अरे भैया मेरे को दे दो, मैं ऊपर से पैसे लाके देता हूं आपको। यहाँ पे वो आपको गुड्स ले जाने नहीं देगा, भले ओनरशिप आपकी हो गई, क्योंकि गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट तौल के रखे हुए हैं, मींस ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, फिर भी वो आपको गुड्स को हाथ नहीं लगाने देगा, वो बोलेगा बाबूजी पहले पैसे लेके आओ फिर आप गुड्स लेके जाना। तो यहाँ पे उसको पता है कि वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है इवन इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। कैश सेल पहला केस। दूसरा है क्रेडिट सेल, लेकिन क्रेडिट सेल में तभी कर सकते हैं आप ये जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। जैसे समझो 10 तारीख को मैं गुड्स लेने गया था और उसने बोला था साहब आप गुड्स ले जाओ 20 तारीख को पैसा दे देना, मैंने 10 तारीख को गुड्स लेके नहीं आया, मैं 15 तारीख को जाता हूं तो क्या मुझसे वो मना कर सकता है? वो बोल सकता है पहले पैसा दो? नहीं, यहां पे उसको राइट ऑफ लीन नहीं मिलता, क्योंकि उसने बोला था 20 तारीख तक के आप बिना पैसा देके लेके जा सकते हो। तो जब तक क्रेडिट पीरियड चल रहा है तब तक के उसको राइट ऑफ लीन नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, मैं 21 तारीख को जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे गुड्स दे दो, अब वो बोल सकता है साहब पहले पैसा दो फिर गुड्स लेके जाना, यहां पे उसको राइट ऑफ लीन मिलता है। सो राइट ऑफ लीन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने के बाद मिलता है। फिर हाँ, फिर तीसरा इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंट हो गया अगर बायर तो ऐसे केस में भी आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ लीन का सिंपल सा रूल है, अगर पोजीशन चला गया आपका तो मान लिया जाएगा आपका लीन खत्म हो गया। दूसरा,
अगर आपने खुद छोड़ दिया लीन तो भी खत्म हो जाएगा, आप खुद वेव कर सकते हैं लीन को। सिर्फ इस वजह से लीन खत्म नहीं होता कि आपने जो डिक्री ले लिया, यानी कोर्ट का ऑर्डर ले चुके हो कि आपको पैसा मिल जाएगा, इसके कारण लीन खत्म नहीं होता। फिर लीन इसलिए भी खत्म नहीं होता कि आपने पार्ट डिलीवरी दे दिया, अगर पार्ट डिलीवरी दे दिया तो भी बचे हुए पार्ट पे आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, अनलेस अगर आप वो पार्ट डिलीवरी जो थी वो ये दर्शा रही थी आप पूरे गुड्स देना चाह रहे हैं, तो फिर बात और है, फिर आप पार्ट डिलीवरी के बाद लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। बट अगर पार्ट डिलीवरी दिया है तो जनरल केस में बचे हुए पार्ट पे आपको लीन एक्सरसाइज करने मिलेगी। एक बार आपका पोजीशन चला गया तो आपका लीन खत्म हो जाता है। जैसे ही ट्रांसपोर्टर का पोजीशन आ गया तो यहां से ट्रांजिट चालू हो गया और आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू हो जाता है, राइट टू स्टॉप द ट्रांजिट, स्टॉप इन ट्रांजिट। और इसी को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं राइट टू रीगेन द पोजीशन। यहां पे रिटेन कर रहे थे आप, यहां पे आप रीगेन करेंगे, वापस लेंगे पोजीशन को। आपने छोड़ दिया था पोजीशन और वापस मंगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइट टू रीगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। आपको यहां पे वापस मिलेंगे गुड्स बाद में, जैसे निकल गए थे आप रोक सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखो ट्रांजिट कब तक है, ट्रांजिट तब चालू होता है जब कैरियर का पोजीशन आता है और तब खत्म हो जाता है जब बायर का पोजीशन आ जाता है। तो ट्रांजिट कब से कब तक है, सेलर का पोजीशन जाना चाहिए, बायर का पोजीशन नहीं आना चाहिए, तब तक ट्रांजिट है। बायर अगर यहीं आके पोजीशन ले लेता है तो वहीं ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। सो ट्रांजिट का सिंपल सा रूल है, सेलर का पोजीशन गया और बायर का पोजीशन आने का है। अगर सेलर का खुद का ट्रक है तो ट्रांजिट नहीं है, वो सेलर का ही पोजीशन है। अगर बायर का खुद का ट्रक है तो ट्रांजिट नहीं है, बायर को गुड्स मिल चुके हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तभी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पिक्चर में आता है, जब कैरियर इज इंडिपेंडेंट। तो कैरियर इंडिपेंडेंट होने के केस में ही आपको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है। ठीक है, तो ऐसा है। देखते हैं, तो राइट ऑफ लीन पहले बताया कब मिलता है, कैश सेल, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने के बाद और इंसॉल्वेंसी में। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक ही केस में मिलता है, इंसॉल्वेंसी के केस में, बाकी कभी नहीं मिलता, सिर्फ इंसॉल्वेंसी। यहां इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कमर्शियल इंसॉल्वेंसी हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया या नहीं किया, अगर वो फाइनेंशियली एम्बेरेस्ड है तो हम मान लेंगे ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज, तो सबसेल या प्लेज से क्या हो जाएगा, क्या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, द आंसर इज नो। अगर यहां पे हमने इसको डॉक्यूमेंट दे दिया था और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये सेल करता है तो फिर हमारा राइट खत्म होगा। जनरल रूल है, हमारा राइट खत्म नहीं होता, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इवन आफ्टर सब सेल। लेकिन अगर बायर ने हमसे पूछा था कि भाई बेच दूं क्या, और हमने बोले बेच दे, तो ऐसे केस में फिर हमारा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। या फिर जब हमने इसको डॉक्यूमेंट दिया था और इसने डॉक्यूमेंट आगे ट्रांसफर कर चुका है, तो ऐसे केस में हमारा राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। ये दोनों राइट एक्सरसाइज करने के बाद हम साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट टू रीसेल। रीसेल कर सकते हैं हम गुड्स इवन इफ बायर इज द ओनर, हम ओनर नहीं है तो भी हम यहाँ पे रीसेल करने का एक अधिकार रखते हैं। तो दिया गया है राइट टू रीसेल, जब पेरिशेबल है तब ऐसे ही बेच सकते हो आप, अगर पेरिशेबल नहीं है तो आफ्टर गिविंग नोटिस टू द बायर आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके गुड्स बेच रहे हैं। अनपेड सेलर को बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स है, सूट फॉर प्राइस डाल सकता है वो, लेकिन ये तभी डाल सकता है जब प्रॉपर्टी पास हुई है, ओनरशिप हैज बीन पास। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, गुड्स नहीं लेने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। सूट फॉर रेपिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। एंड क्लेम इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, सिंपल सा पॉइंट है। ऑक्शन सेल 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म करते हैं और फिर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर को चालू करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, छोटा ही ब्रेक लेंगे, टाइम कम है अपने पास, तो छोटा ब्रेक लेके अपन कंप्लीट करेंगे। रूल्स फॉर ऑक्शन सेल, वैसे अपन सही स्पीड में चल रहे हैं, 7 बजे तक टाइम है, वैसे मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी हो जाए तो, बट ठीक है 7 बजे तक टाइम है, उसके ऊपर भी ले सकते हैं अपन, वैसे ऐसा कुछ ये नहीं है रिक्वायरमेंट कि नहीं ले सकते। ठीक है, मैं इसीलिए सोच रहा था क्योंकि मेरी एक और क्लास थी 6 बजे से, तो मैं सोच रहा था वो ले लूं क्या, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था, बट अब पॉसिबल नहीं लग रहा, तो अपन अपनी क्लास को ही कंप्लीट करेंगे। सो ऑक्शन सेल,
ऑक्शन सेल यानी एक पब्लिक सेल होता है जहां पे ऑक्शन पे रखी जाती है, नीलामी के लिए रखी जाती है चीज और लोग बोली लगाते हैं। ये या तो खुद सेलर कर सकता है या फिर एक ऑक्शनर को अपॉइंट करके कर सकते हैं। जब सेलर करेगा या ऑक्शनर को अपॉइंट करके करेगा, दोनों ही केसेस में यहाँ पे बोली आएगी, हर एक बोली जो रहेगी ये ऑफर रहेगी और इसका एक्सेप्टेंस होगा बाय फॉल ऑफ हैमर। एक हैमर होता है, वो हैमर को जैसे हम फॉल करेंगे तो यहाँ पे सेल कंप्लीट हो जाएगा। सेल अगर लॉट्स में है, समझो लॉट लगा दिया है, भगत सिंह की चीजें हैं, गांधी जी की चीजें हैं, सचिन तेंदुलकर की चीजें हैं, तो ये सब जो लॉट है, ये सब लॉट क्या होंगे, ये सब लॉट एक एक अलग अलग प्रकार के सेल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फिर कंप्लीशन कैसे होता है? कंप्लीशन होता है फॉल ऑफ हैमर से। जैसा कि निखिल ने एक पिक भेजा है कि हैमर फॉल हो रहा है और सोल्ड हो गया। सो जैसे ही हैमर फॉल होता है वैसे ही सेल हो जाता है। सो यहाँ पे या तो हैमर फॉल से होता है या तो 1 2 3 चिल्लाते हैं और सोल्ड, या फिर गोइंग गोइंग गॉन या एनी अदर कस्टमरी मैनर। इस प्रकार से यहाँ पे सेल कंप्लीट होता है। अब सेल कंप्लीट होता है क्योंकि फॉल ऑफ हैमर से, तो हैमर फॉल होने के पहले तक के आप अपनी बिड को वापस ले सकते हैं, अपनी बोली को वापस ले सकते हैं। मैंने बोला था 5 लाख रुपए, लेकिन किसी ने बोली लगाया नहीं, अब हैमर फॉल होने का ही है, 5 लाख 1, 5 लाख 2, मैं पट से बोल सकता हूं नहीं नहीं 4 लाख 4 लाख, मैं कम कर सकता हूं इसको। ठीक है, तो ये मेरा अधिकार होता है, आई कैन रिट्रैक्ट माई बिड, मैं वापस ले सकता हूं अपनी बोली को। ठीक है, और मेरा यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जब्त नहीं किया जा सकता। फिर राइट टू बिड, सेलर्स राइट टू बिड, सेलर खुद बिड नहीं कर सकता। मेरी चीज बिक्री है, मैं बिड नहीं कर सकता, मेरे को अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये राइट रख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नहीं नहीं मैं बिड करूंगा, सो मैं बोल सकता हूं। ठीक है, सो या तो मैं राइट टू बिड रख सकता हूं या फिर मैं किसी व्यक्ति को बिठा सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे ये व्यक्ति बिड करेगा, बोली लगाएगा। ये मैं कर सकता हूं अगर मैंने बोला हूं तो, नहीं तो इट इज इलीगल। फिर अगर प्रिटेंडेड बिडिंग है, मैंने दो जनों को बिठा दिया, मैंने बोला बोली लगाओ और भाव बढ़ाओ, ऐसे केसेस में अगर पता लगता है तो इट इज वॉइडेबल, सेल विल बी वॉइडेबल। रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस, रिजर्व प्राइस का क्या मतलब है? रिजर्व प्राइस का मतलब है एक ऐसा प्राइस जिसके नीचे नहीं बेचा जाएगा। जैसे मैं बेच रहा था स्पीकर, अब ये स्पीकर की वैल्यू है समझो 5,000 रुपए, अब 5,000 रुपए का स्पीकर मैं बेचना चाह रहा हूं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग सोच रहे हैं यार अपन सस्ते में खरीद लेंगे, बाहर जाके 5 में बेच देंगे, तो यहां पे आप गलत करना चाह रहे हैं। तो मैं इसका प्राइस फिक्स कर दूंगा, इसका रिजर्व प्राइस है 5,000, इसके ऊपर ही बोली लगेगी, फिर इसके नीचे अगर बोली आती भी है तो दैट विल नॉट बी वैलिड। तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस। नॉकआउट एग्रीमेंट, नॉकआउट एग्रीमेंट यानी आप लोगों ने आपस में एग्री किया है कि यार अपन ये सस्ते में खरीद लेंगे, बाहर जाके ज्यादा में बेच देंगे। सो इट इज प्राइमा फेसी नॉट इलीगल, गलत नहीं है, इलीगल नहीं है सीधा सीधा। ठीक है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वैसा, बट फिर भी ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए ये इट इज नॉट इलीगल। और आपने ऐसा अगर कुछ कर लिया तो इसीलिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं खुद का राइट टू बिड रखूं या तो मैं एक रिजर्व प्राइस रख लूं, दोनों में से एक चीज करके मैं बच सकता हूं। तो वही चीज है अपसेट प्राइस। डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब है किसी भी प्रकार से अगर आप सेल को पूरा नहीं होने देना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सेल फेल हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। ये कैसे कैसे हो सकता है? पहली चीज, या तो आप प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट निकाल रहे हैं, जैसे कि कार है और आप कार में डिफेक्ट निकाल रहे हैं कि अरे कार जिसने भी खरीदा क्या मत खरीदना, तो ये हो गया डैम्पिंग। या फिर आप जहां पे सेल वहां से लोगों को दूर लेके जा रहे हैं, आप दूर ले गए किसी भी प्रकार से, ऐसा बोल के कि अरे वो सनी आई है सामने मॉल में, तो सब लोग बेचारे वहां भग गए और मेरा सेल जो है ये फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये डैम्पिंग कहलाती है। पफर, पफर कौन है? पफर यानी जिसको बिठाया गया है टू रेज द फिक्टिशियस बिड्स, झूठी बोली लगाने को जिसको बिठाया हूं मैंने। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, टैक्स किसके ऊपर आएगा? टैक्स का बोझ किसके ऊपर आएगा? सिंपल है, बायर के ऊपर। अगर कुछ एग्री नहीं किया है तो बायर के ऊपर। सो समझो आपने सेल किया था, यहां पे बोली वोली लगी थी, अब यहां पे समझो टैक्स लगता था, 10,000 की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी समझो, उस पर टैक्स लगता था समझो 18%, 18 रुपए टैक्स लगा। बट जब परफॉर्म करने की बारी आई, जब पेमेंट देने की बारी आई, जब गुड्स ले जाने की बारी आई, तब तक टैक्स रेट चेंज हो गया और 6% हो गया। सो यहां पे बेनिफिट किसको मिलेगा? बायर को मिलेगा। और अगर ये टैक्स बढ़ जाता है, समझो ये टैक्स हो गया समझो 28%, सो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका नुकसान किसके ऊपर आएगा? ये भी बायर के ऊपर आएगा। सो बेनिफिट और बर्डन दोनों ही बायर के ऊपर आते हैं। ठीक है,
तो कोई भी प्रकार का टैक्सेशन में कम होगा या ज्यादा होगा तो ये बायर को बेयर करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसके विपरीत कोई और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैसा होगा, नहीं तो ये रूल लगता है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक ब्रेक लेते हैं अगेन, फिर पार्टनरशिप एक्ट चालू करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट जल्दी हो जाएगा और साथ में एलएलपी भी देख लेंगे अपन, और आखिरी में फिर कंपनीज एक्ट देखेंगे अपन। ठीक है, सो अभी बजे हैं लगभग 4 बज चुके हैं। सो अपन एक काम करते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से 20 मिनट तो ब्रेक देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे शॉर्ट ब्रेक में कुछ होता नहीं, तो आपको चाय वाय पीना है जो भी है, 20 मिनट तो लगते ही हैं। सो अल्टीमेटली 20 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं अपन, और अपन 4:20 पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो 420 420, तो फिर से अपन मिलते हैं 4:20 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्लास को कंक्लूड करते हैं, फिर से मिलते हैं। चलो, थैंक यू।